आज हम फिर से डांग जिला संजीवनी ग्रुप के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ नीतू बेन तो नहीं जुड़े हैं, मगर संदीप भाई सबरवाल जी जुड़े हुए हैं और आज हम अमृत कृषि पर बात करने वाले हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ संदीप भाई सबरवाल जी को। आप आइए और आपका स्वागत है। धन्यवाद रंजना बहन जी। सुप्रभात मेरे साथियों, मेरे परिवारजनों। क्षमा चाहूंगा कि कल ये सत्र कल हो सकता था, लेकिन मेरे दूसरे जगह पे एंगेजमेंट्स की वजह से हम लोग इसको आज करते हैं। क्योंकि जो हम लोगों ने ज्ञान श्रृंखला शुरू की अमृत कृषि में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी उसकी एप्लीकेशन या उसके हम कह लें मॉडल संरचनाएं कैसे हम कर सकते हैं, उसके बारे में एक दो फिल्में और थोड़ी चर्चा बच गई थी। उसके बाद फिर इस दौरान हम लोगों के बीच में तो काफ़ी बातें हुई। तो एक बार रिकैप करते हैं, रिकैप यानी फिर से शुरू करते हैं कि जब हम लोगों ने पिछले हफ्ते काम शुरू किया था, अपना इस चर्चा का कार्यक्रम शुरू किया था, तो कहाँ कहाँ से हम लोग गुजरे। पहले हमने आपको अपने डांग जिले के मॉडल के बारे में बताया कि वहाँ पे 13,600 भाई बहनों के साथ पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का काम किया। सर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सर्टिफिकेशन की वजह से उनके उत्पाद को बाजार मूल्य ज़्यादा मिल जाता है। और फिर क्या किया, जो उनका बच रहा था सामान, उसको लेकर उससे करीबन 250 प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने का काम सिखाया भी और साथ में किया भी और उसको आगे बढ़ाया। तीसरा काम, इसको करने के लिए उनका फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी भी बनाया। और फिर वहाँ से आगे बढ़े। फिर हम लोगों ने बीज के बारे में बात की कि बीज इतने महत्वपूर्ण क्यों है। अच्छे क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज बाजार में आजकल बहुत सालों से अच्छे से उपलब्ध नहीं होता है और बहुत ज़्यादा बाजार मूल्य बीजों का हो रहा है और ये पैसा बहुराष्ट्रीय कंपनियां लेके जा रही है। तो कैसे हम किसान समुदाय पूरा इकट्ठे होके ऑर्गेनिक भी, जैविक कृषि में भी और अच्छी गुणवत्ता वाला बीज बना करके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात हुई। फिर अमृत कृषि के बारे में चर्चा शुरू हुई। बीच में एक दिन डॉक्टर हम्पी चक्रवर्ती, डॉक्टर सचिन परवार, उन्होंने आपके साथ में हर्बल गार्डन, जिसका नाम अब हमने बदल के आप लोग की प्रेरणा से, है ना, सजीवन औषधीय वाटिका रख दिया है। और उसी को, उसके ऊपर कैसे हम 46 से 48 प्रकार के विभिन्न जड़ी बूटी औषधीय पौधे लगा सकते हैं और घर का प्राथमिक उपचार केंद्र घर पे ही छोटी सी जगह पे 2400 स्क्वायर फीट पे बन सकता है। गांव देहात में इतने संसाधन हैं हमारे भाइयों के पास, बहनों के पास, कि इसको किया जा सकता है। और इसको, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। फिर अमृत कृषि के ऊपर विस्तार से चर्चा शुरू हुई, जहाँ पे मैंने अभी तक आपको 7 फिल्में दिखाई हैं। सबसे पहले अमृत जल कैसे बनता है, फिर अमृत जल के साथ हम अमृत मिट्टी, वहीं का जो जैविक बायोमास है उसको लेकर के, जो भी अपने खेत का कचरा है, जो भी स्थानीय संसाधनों के साथ हम अमृत मिट्टी कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में बातचीत शुरू हुई। और उसके विभिन्न रूप आज हम लोग देखेंगे कि इसका इस्तेमाल करते हुए 2 बहुत ही बढ़िया मॉडल। एक है पाव एकड़ खेती मॉडल, उसको हम लोग दाभोलकर जी की भाषा में 10 गुंठा, महाराष्ट्र में जमीन को गुंठा में देखते हैं, तो उसमें मापन जो होता है उसका गुंठा में होता है। 40 गुंठा बराबर 1 एकड़ माना जाए, तो 40 गुंठा में से 10 गुंठा कितना हुआ? पाव एकड़। पाव एकड़ खेती में दाभोलकर जी की मान्यता रही, उन्होंने हम लोग को थ्योरी सिखाई और दीपक भाई ने प्रयोग करके दिखा दिया। एक बार बम्बई के नजदीक पनवेल के पास यूसुफ मेहरौली सेंटर में, और फिर अभी जहाँ पे हरदा के नजदीक जो उनका गांव है बजवाड़ा, वहाँ पे भी 10 गुंठा मॉडल। फिर बाद में हम लोगों ने नागपुर में, जहाँ मेरा खेत था, वहाँ पे हम लोगों ने एक 10 गुंठा मॉडल, एक एकड़ मॉडल और एक पूरा मिला के 1 हेक्टेयर मॉडल और एक गंगामा मंडल, जिसको हम लोग रिलायंस न्यूट्रिशन गार्डन के नाम से प्रमोट करते थे। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा एक फिल्म देखते हैं, फिर आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। अनुमति है? जी 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 बिल्कुल। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? आवाज आएगी तो बता दीजिए कि आवाज आ रही है।
आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही संदीप जी। आवाज नहीं आ रही? अच्छा नहीं। ठीक, एक मिनट। अभी जी अब आ रही है। उठा खेती का विचार दाभोलकर जी के ओर से अपने 40 साल के अभ्यास, अध्ययन, चिंतन के पश्चात आया। 10 गुटे के पीछे विचार यह है कि एक परिवार अपना पूर्ण जीवन अपनी पूरी आवश्यकता स्वस्थता से पूरी कर सकता है, जिसमें अपना परिवार को जी सकता है, सीख सकता है, विकसित हो सकता है और एक उच्चतर मध्यम जीवन शैली अपना जीवन बना सकता है। अनाज की व्यवस्था 2 गुठे में होगी। अनाज के अंदर हम चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरी, मक्का ऐसे अनाज को हम कवर कर सकते हैं। एक तो पसार पर हिप लेना है और हर एक फुट के ऊपर आप हिप रख दें। उसके ऊपर एक बीज आप डांगर के लगाएं। तो ये एक बीज लगाएंगे, उसके अंदर से जो फुटवे आएंगे वो 20-30 तक बढ़ जाएंगे। कुछ बीज अंकुर न भी होंगे, इसीलिए कुछ बीज आप नर्सरी में तैयार करें। जो बीज अंकुर नहीं होगा, जो आपको 10-15 दिन में मालूम हो जाएगा, वो हिप के ऊपर आपके नर्सरी में से पौधा उठा के आप वापस लगा सकते हैं। इस तरह से आपकी चावल की खेती हो जाएगी। जीवन कंपाउंड के ऊपर आप अपने परिसर में बढ़ने वाली वनस्पतियों को आप चुन सकते हैं और उसके अंदर हमने सुजना, उसके बाद में है बांबू, गुलाब, मोगरा, तुलसी, गेंदा, मीठा नीम, हल्दी, गुंज, खस जिसका नाम विटिवा ग्रास के रूप में भी लोग जानते हैं। ऐसे 15 प्रकार के पौधे आप 5 फुट की रेंज में लगा सकते हैं। ये इसीलिए लगाना है कि आपके खेत के ऊपर पवन की गति को रोकना है। शाकभाजी में 1 गुठा जिसमें टमाटर, तुरिया, गलका, लौकी, बैंगन आप लगा सकते हैं। टमाटर को आप नर्सरी में पहले लगाएं। 1 फुट टमाटर की हाइट बन जाए 30-40 दिन के अंदर उसको आप अपरूट करें और उस समय आप उसके पत्ते को काट दें। ऊपर का एक टोच रखें, क्योंकि आप जब टमाटर लगाओगे तो कुछ शौक लगेगा। उस समय उसके जड़ों का विकास पूर्ण रूप से करने के लिए ये शौक देना, पत्ते को निकाल देना, ये पौधे को जड़ें बढ़ाने के लिए उपयोगी होगा। फिर मसाला लगाना है। मसाला में आप हल्दी, अदरक, मिर्ची ये सब लगा सकते हैं। मिर्ची का पौधा भी आप नर्सरी में तैयार करते हुए हिप के ऊपर लगाना है। फल में आप केले, पपीते, दारिम, अमरूद फल ऐसे फल आप लगा सकते हैं। 1 गुठे में पानी की व्यवस्था करनी है। पानी के बिना 10 गुठा का खेती शक्य नहीं रहेगी, तो पानी का सोर्स वो अनिवार्य है। निश्चित रूप में पानी का मिलना जरूरी है। तो पानी हम अपने खेत में खेत तलावड़ी करके स्टोर करेंगे। दूसरा होगा आधा गुंठे में गोडाउन, जिसमें अपने खेती के लगने साधन, अनाज, बियारण, कुछ साधन है उसमें हम रखेंगे। आधे गुंठे में कपास, आधा गुंठा मुक्तांगन होगा। इस तरह हमारे जीवन में लगने वाला अनाज, जल, कठोल, शाकभाजी, मसाला, कपास, तेलीबिया सभी प्रकार की आवश्यकता 10 गुंठे में पूर्ण करेंगे। इसमें 3 साल इस बगीचे को पूर्ण रूप में विकसित करने में लगने वाले हैं। इसे यहाँ पे रोकता हूँ और वापस आपके साथ कुछ और भी अच्छी चीज़ है कि इसका जो डिज़ाइन होता है, अच्छा नहीं, इसको तो आगे करना ही होगा।
इसके बाद इसी में गंगामा मंडल है। महाराष्ट्र में गए साल 9 लाख बच्चे पोषण के अभाव कारण शांत हो चुके हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। पूरे राष्ट्र के देखा जाए तो कई लाख बच्चे पोषण के अभाव से मर रहे हैं। गंगा मां मंडल एक बहुत ही विचारपूर्ण आयोजन का एक भाग है। ये गंगा मां मंडल में एक परिवार को आवश्यक पूर्ण पोषण की व्यवस्था की गई है। ये गंगा मां मंडल 10 मीटर का भाग है, 30 फुट का डायमीटर है। 30 फुट के अंदर 3 वर्तुल और बनाए हैं। एक 6 फुट के अंतर पर है, दूसरा 10 फुट के ऊपर है और तीसरा 20 फुट के ऊपर है। ये 3 सर्कल के अंदर बीच का जो सर्कल है जो 6 फुट का है, उसके अंदर 4 केले हैं, 4 पपीते हैं, आप 16 मक्का लगा सकते हैं, 8 हल्दी या पाइनएप्पल या जिसको अनानास कहेंगे या अदरक, ऐसे पौधे आप लगा सकते हैं। दूसरा जो सर्कल है उसके अंदर दैनिक आवश्यकताएं जो है आपकी, वो शाकभाजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो आउटर सर्कल है, बाह्य सर्कल है, वर्तुल जो है, उसके ऊपर आप आयुर्वेदिक औषधियां लगा सकते हैं। इस गंगा मां मंडल के अंदर से जो सब्जियां लगेगी उनमें से 1 किलो सब्जियां परिवार के खुद के उपयोग के लिए लगाएंगे और 2 किलो सब्जी महिला अपने आप के बचत के लिए 2 किलो सब्जी बेचकर अपने घर के परिवार के लगने वाली जो दैनिक आवश्यकता है वो बचा पाएंगे। ये अंतिम समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए जिसके पास कुछ साधन नहीं है, उसके पीछे सिर्फ 1 गुत्था जमीन जो है, एक आंगन है, उसके अंदर अपना जीवन परिवार के लिए पोषण की सिर्फ आवश्यकता की बात है, तो कुछ पैसे आर्थिक व्यवस्था इससे पूर्ण हो जाएगी। जी मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि वो गंगा मां मंडल के ऊपर थोड़ी सी बड़ी वाली जो फिल्म है जिसमें और थोड़ा विस्तार से चर्चा हुई वो आपको आवाज के साथ मिल सके। 1 मिनट का समय देंगे मुझे। स्क्रीन दिख रहा है आपको? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है। आवाज आएगी तो बताइएगा। हाँ, अब दिख रही है, अब दिख रही है। आवाज आ रही है? आ रही। यह गंगा मां मंडल क्या होता है? एक छोटे परिवार की जरूरत वाले सभी पोषक तत्व फलों और सब्जियों द्वारा प्राप्त करने के लिए यह ढांचा तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य जैविक सब्जियों के लिए परिवार की बाजार पर निर्भरता कम करना और परिवार के सदस्यों की पोषण की जरूरतों को पूरा करना होता है। यह अपनी सहायता अपने आप करो के महत्वपूर्ण सूत्रों को पूरा करने में मदद करता है। एक गोल घेरे में इसे बनाया जाता है और इसमें जाने के लिए 7 रास्ते होते हैं। इसे तैयार करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हमें 1000 वर्ग फुट भूमि की आवश्यकता होती है। 1000 वर्ग फुट के ठीक नीचे खूंटी गाड़कर उसमें 15 वर्ग फुट नाप सकने वाली रस्सी बांधिए। इस रस्सी की सहायता से खूंटी से 15 फुट दूर गोलाकार रेखा खींचिए। इसकी सीमा पर राख डालिए ताकि यह दिखाई दे सके। अब खूंटी से दूर क्रमशः 10.5, 9, 6, 4.5 और 3 फुट पर गोल रेखा खींचिए। सबसे पहले बाहरी घेरे की परिधि पर
टेप रखकर उसमें 13.5 फुट लंबाई वाले 7 समान भाग कीजिए। बाहरी घेरों पर बनाए सभी 7 भागों के बीच इस प्रकार 1.5 फुट चौड़े 7 रास्ते बनाइए। अब सबसे अंदर वाले 3 फुट के घेरे में कुप्पी यानी कि फलन के आकार का 2 फुट का गहरा गड्ढा खोदिए। इस गड्ढे में ऐसी जैविक वस्तुएं डालिए जिन्हें विघटित होने में 6 माह से ज्यादा लगते हैं, जैसे नारियल की जटाएं, तूर, कपास, पौधों की डालियां, गन्ने का बघास आदि। सबसे अंदर के गड्ढे को भरने के बाद उस पर एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता है। सभी रास्तों के दोनों ओर बांस और बल्लियां गाड़कर मंडप तैयार किया जाता है। इस मंडप के ऊपर रस्सी का जाल तैयार किया जाता है। गंगामा मंडल के केंद्र की ओर जाने वाले सभी रास्तों के दोनों ओर बेल वर्गीय पौधे लगाए जाते हैं। यह जब बनकर तैयार हो जाता है तो हम रोज सुबह 1 नंबर के रास्ते से गंगामा मंडल के केंद्र की ओर अंदर जाते हैं और यहाँ बने गोल घेरे में पानी देते हैं और वापस लौटते समय उस रास्ते पर लगी सब्जियों को तोड़कर ले आते हैं। और इस तरह हम रोज एक एक करके 7 रास्तों से सब्जियां तोड़ते हैं और तब तक 1 नंबर के रास्ते पर 7 दिनों में फिर से उतनी ही सब्जियां आ जाती हैं और यह क्रम लंबे समय तक चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्म से आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया मिला है ना, थोड़ा सा आइडिया मिला, उसके बारे में विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो इसमें गंगा मंडल पे मेरा ज्यादा ध्यान रहेगा आज चर्चा में, क्योंकि गंगा मंडल एक इतना सुंदर एक भव्य कॉन्सेप्ट है, इतने बढ़िया परिदृश्य है कि हम लोगों ने जब 15 साल पहले कुछ जगह पे करना शुरू किया, 1000 स्क्वायर फीट असल में नहीं लगता, अगर आप देखें तो 15 फीट का जो रेडियस लेते हैं और उसका जो वृत्त बनाते हैं तो 706 या 707 स्क्वायर फीट की जगह मिल जाती है। उसके अंदर हम करीबन, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 60-65 प्रकार की सब्जियां इसके अंदर आ जाती हैं। अभी मैं आपके साथ एक एक करके इसका थोड़ा सा विस्तार से पहले गंगा मंडल का, अगर आपकी अनुमति है तो चर्चा करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको हम लोगों ने बाद में जब किया था तो मध्य प्रदेश सरकार को करीबन 10-15 साल पहले की बात है, इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने बहुत सारे अलग अलग जिलों के अधिकारियों के साथ हम लोगों के साथ प्रशिक्षण करवाए नागपुर ले जा करके, और फिर जगह जगह वहां पे भी हमने खेतों में बनाए। 2 दिन लगता है, 2 व्यक्ति अगर खुद से करें तो 2 दिन में फटाफट बन जाता है। पानी की थोड़ी सी ही व्यवस्था चाहिए, क्योंकि 700 स्क्वायर फीट पे, 700 वर्ग फीट पे ज्यादा पानी नहीं लगता है। आज की तारीख में इतना पानी कमोबेश हर जगह मिल जाता है, ताकि आप साल भर उसमें से सब्जियां निकाल सकें। तो आप लोग मेरे साथ हैं या सुनाई दे रही, मेरी बात सुनाई दे रही है? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? बस आ रही है संदीप जी। तो आप लोग थोड़ा सा इसका डिजाइन के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं कि वो जो आपने देखा बीच में डिजाइन हमने आपको दिखाया था वो कैसे काम करता है। और 10 गुंठा मॉडल के बारे में उन्होंने बताया कि 10 गुंठा मॉडल हमको कैसे करना है। 10 गुंठा मॉडल में हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि पाव एकड़ से परिवार का अच्छे से बढ़िया से गुजारा हो जाना चाहिए। तो ये हम लोग जब बड़े पैमाने पर कोई काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिखित नोट बना लेते हैं हाथ से। तो ये 2008-9 में मैंने कुछ पहले अंग्रेजी में, बाद में विभिन्न भारतीय भाषा में अलग अलग हमारी टीम्स ने उसको ट्रांसलेट कर लिया था। तो मैं आपके साथ अंग्रेजी का पढ़ता जाऊंगा, लेकिन बताने में आवश्यकता रहेगी कि उससे आपको समझ में आ जाएगा। कहीं कोई प्रश्न हो तो मुझे रोक लीजिएगा। तो पहला है कि कैसे, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है?
इसको ऑरेंज लिखा है वो जी गंगमा दिख रहा मंडल है। मान लीजिए। ये जो ऑरेंज लिखा है वो न्यूट्रिशन गार्डन जो है उसको आप गंगमा मंडल मान लीजिए, जो हमने आपको दिखाया, ठीक है ना। एक अच्छी साइट कैसे सिलेक्ट करें, तो एक ऐसी जगह जमीन चुने जहां पे अच्छे से साल भर ज्यादा से ज्यादा सूर्य की रोशनी मिलती हो, पहला। अच्छा, आज मैंने ये बोला नहीं कि आप लोग पेन और कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, लेकिन अगर है पास में नजदीक में तो जरूर ले लीजिए, थोड़ा सा नोट बना लेंगे तो ये चीजें आपको जीवन भर काम में आने वाली है। और देखने के लिए भी फिर आप अपना बना लेंगे, जैसे प्रदीप राज भाई ने और अपने रमेश चंद्र भाई ने शुरू कर दिया अमृतजल बनाने का काम। 200 लीटर कंसंट्रेट उनके यहाँ परसों से शुरू हो चुका है, और अभी 2220 लीटर दोनों भाई के यहाँ आ जाएगा। और उन्होंने अपनी तरफ से हमारी मदद कर रहे हैं कि आधा एकड़ जमीन पे अमृत मिट्टी कैसे रोटोवेटर लगा करके और कैसे मतलब ज्यादा मात्रा में एक साथ बना सके। आज भी प्रदीप राज भाई हैं यहाँ पे और रमेश चंद्र भाई भी हैं, उनका अभिनंदन की। बहुत अच्छा, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सप्ताह के अंदर अंदर ही 4 दिन के अंदर एक्चुअली देखा है, जिस दिन बात हुई अमृत कृषि को उसी दिन से शुरू हो गया काम। तो ये होने से क्या होगा कि छोटे मॉडल जो है आप अपने यहाँ कर सकते हैं तुरंत, तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आपके आजू बाजू के साथी, स्थानीय साथी भी आपके पास आ जाएंगे, तुरंत ये काम बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर हो सके तो पेन कॉपी लेके थोड़ा सा नोट बना लें। ये सारे नोट्स जो मैं यहाँ भी आपको दिखाने वाला हूँ, इनको फिर मैं आपको रंजना बहन को भेज दूंगा, और उसमें से एक एक करके वो आप लोग को देते जाएंगे, और उसके हिसाब से आप लोग, ये अंग्रेजी में है लेकिन उसका वीडियो देख करके भी और बीच बीच में रोक करके आप अपना कर सकें। इसमें डिजाइन आएंगे, आप देखेंगे तो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमको जो डिजाइन बनाना है वो कैसे बनाना है उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। गंगा मंडल का, जहाँ पे सूर्य की रोशनी साल भर उपलब्ध ज्यादा हो ऐसी जगह चुने। क्यों, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर के नजदीक हो, जहाँ पे घर का इस्तेमाल किया हुआ पानी, जैसे बाथरूम से जो भी नहाने वाला पानी है उधर की तरफ डाइवर्ट कर सके, नाली बना करके बीच के गड्ढे की तरफ, और तो सिंचाई की व्यवस्था, रसोई का पानी, बाथरूम का पानी, ये अगर उस तरफ जा सकता है तो ऐसा बंदोबस्त कर ले। उससे क्या होगा, एक उदाहरण आएगा कि हम उसी यूज्ड पानी को फिर से अपनी खेती में भी बाद में इस्तेमाल कर ले। तीसरा, और इससे आपको क्या होगा कि घर के नजदीक रहेगा तो जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, जो कभी गाय बगाए आके खा सकते हैं। कुछ गांवों में क्या होता है, कुछ जगह पे व्यवस्थाएं ऐसी नहीं होती कि जानवरों को साल भर बांध के खिलाया जाए। कई दफे खरीफ खत्म होता है, खरीफ खत्म होने के बाद जानवर को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां रबी सब लोग नहीं ले रहे होते हैं। तो रबी वाले किसान क्या करते हैं, वो लोग फेंसिंग लगाते हैं। तो हर जगह पे आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि आप साल भर की खेती की बात कर रहे हैं, तो उसका फेंसिंग या तो कर लें बाद में, या फिर घर के नजदीक रखे तो आपकी निगाहों के सामने, तो जानवर, छोटा जानवर आके उसको खराब नहीं करेंगे आपकी मेहनत को, है ना। ये उसके बाद ये सामान्य बातें हैं। तो हम लोग चूंकि इसके ऊपर बेलदार सब्जियां भी लगाने वाले हैं, है ना, फलियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बेलदार, हर 7 रास्तों जब हम बनाएंगे 7 रास्ते पे, तो उससे क्या होगा, ये साइट को बहुत तेज हवा से भी मतलब वो उससे प्रोटेक्टेड रहेगी, संरक्षित रहेगी, तेज हवा उस पर नहीं असर करेगी। और जो क्रीपर है ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हम लोगों ने एक साइट लिया 1400 स्क्वायर फीट का। क्यों, ताकि चारों तरफ से किसी को धुआं के प्रशिक्षण करना हो। ये प्रशिक्षण वाले नोट्स हैं, है ना। आप अपना उगाने वाले नोट्स जो होंगे उसमें आपको 1000 स्क्वायर फीट में भी काम चल जाएगा। उसे 15 फीट का एक रेडियस बनाएंगे, है ना। और ये ऐसा नीचे देख रहे हैं, 15 फीट का रेडियस बनाएंगे, उसमें एक सर्कल बना देंगे, उसमें एक वृत्ताकार बना देंगे, और उसके साथ साथ उसको सूखी रखिया से, राख से चारों तरफ सर्कल वृत्त बना देंगे, और या फिर चूना ले लेंगे, चूने से बना देंगे। जैसे आप देख रहे हो बच्चे लोग वहां बना रहे हैं। उसमें फिर जहां पे आपने बीच में लकड़ी गाड़ी है, खूटा गाड़ा, वहां से तीसरे फीट पे एक सर्कल बनाएंगे, फिर 4.5 फीट पे एक सर्कल बनाएंगे। क्यों, वो भी बता देता हूँ, क्योंकि वहीं पर आपको सब्जियां लगानी है। तो 3.5 से, मतलब 3 से 4.5 वाला एक जगह बनेगी जहां पे बेड बनाएंगे सब्जियां लगाने का। फिर 6 फीट पे एक बनाएंगे सर्कल, फिर 9 फीट पे सर्कल बनाएंगे, फिर 10.5 फीट पे सर्कल बनाएंगे। 10.5 से 15 के बीच में सब्जियां लगाने का सर्कल बनेगा, 6 से 9 के बीच में एक सर्कल बनेगा सब्जियां लगाने का, और 3 से 4.5 में बनेगा, है ना। आपको स्क्रीन भी दिख रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ। जो आपने खूटा गाड़ा, वहां से 2 फीट का एक सर्कल आपने पहले बनाया गड्ढा करने के लिए, फिर 3 फीट पे एक सर्कल बनाया, 3 से 4.5, 1.5 फीट वाले अलग अलग सर्कल में सब्जियां लगानी है अपने को, इसलिए बना रहे हैं। फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के, बीच में चलने के लिए जगह छोड़नी होती है अपने को, और फिर हमने 6 से 9 फीट पर जगह छोड़ी, फिर
10.5 फीट पे सर्कल बनाया। सबको आपने राख से, रखिया से, चूने से मार्किंग कर दिया, निशान लगा दिया, चिन्हित कर दिया। ये दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा है आपको? मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर? एक बार और रिपीट कर दो, आपने जो दूरी बताई ना सर्कल की। अच्छा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं छतरी दिख वाला रहा है? व्यक्ति दिख रहा है बस, हाँ जी, कुछ छतरी लगा हुआ एक आदमी दिख रहा बस। छतरी लगा हुआ एक आदमी दिख रहा है। अच्छा, आप 1 मिनट रुकिए जरा, फिर से शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिखना जरूरी है क्योंकि ताकि वहां फोटो से आपको समझ में आ सके। अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, लेकिन व्यक्ति दिख, तो बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, बहुत छोटा दिख रहा है। वृत्त बना रहे हैं, ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जी जी संदीप जी। दिख रहा है अशोक जी, आपको मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होगी, हमें दिख रहा है। दिख रहा है आदमी। धन्यवाद। सर जी के स्क्रीन को झूम करो, झूम, फिर दिखता है। जूम कर देता हूँ, जूम भी कर देता हूँ। ये नीचे बच्चे बैठे हुए एक फोटो दिख रही है आपको, ठीक है? इन्होंने बीच में खूंटी गाड़ी, वहां से 2 फीट पे एक वृत्त बनाया और 15 फीट पे एक वृत्त बनाया पहले तो, है ना? चूना लगा दिया उससे या फिर रखिया से बनाई। अब वो अलग अलग जहाँ पे अलग अलग सर्कल जो दिख रहे हैं वो सबसे पहले अपने को बनाने हैं। वो कितने कितने फीट पे बनाने हैं? पहले जो बीच में खूंटी गाड़ी है वहां से 3रे फीट पे एक सर्कल बनाना है, फिर 4.5 फीट पे, 4.5 फीट पे एक बनाना है, फिर 6 फीट पे बनाना है, फिर 9 फीट पे बनाना है, फिर 10.5 फीट पे बनाना है। रिपीट करूं क्या इसको? हमने खूंटा गाड़ा जमीन के बीच में, समतल जमीन हो तो अच्छा, ताकि पानी का प्रवाह। रघुवंशी जी म्यूट कर लें, रघुवंशी जी। हाँ जी जी कंटिन्यू रखिए सर। हाँ, तो हमने खूंटा गाड़ा, सबसे पहले 15 फीट, सबसे पहले छोटा सर्कल बनाया 2 फीट पे, फिर बनाया 3 फीट पे, फिर बनाया 4.5 फीट पे, फिर बनाया 6 फीट पे, फिर बनाया 9 फीट पे, फिर बनाया 10.5 फीट पे, फिर आखिरी सर्कल बनाया 15 फीट पे। क्यों, बता देता हूँ, है ना? आप पहले इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो ये हमको इतना बनाना है। इसको बनाने में 15 मिनट में अगर 2 बच्चे आपके साथ लग जाए, फटाफट उत्साह के साथ काम हो जाता है ना? मुझे हमेशा युवा साथियों का एक बहुत अच्छा वर्ग मिलता रहा, जहां जहां काम हुए तो प्रशिक्षण देना सिखाना बहुत आसान हो जाता है। आप उनको रुचि रहती है, बहनों को खासतौर से रुचि की घर के नजदीक में ही अपनी बाड़ी बन गई, सब्जी बाड़ी, भाजी की बाड़ी बन गई, वहां से रोज की सब्जी मिलने वाली, ताजी सब्जी मिलने वाली, तो फटाफट फटाफट काम हो जाता है। और उसके बाद फिर जो हमने सर्कल बनाया, सबसे बड़ा जो सर्कल था 15 फीट वाला, 15 फीट का रेडियस लेके जो बनाया था, उस पूरे वृत्ताकार को हमने 7 बराबर भाग में बांट दिया। कैसे बांटा? 13.5 फीट, 13.5 फीट, 13.5 फीट, 13.5 फीट, बाहर 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 जो भी हमारा सर्कल था वृत्त पे, उसके ऊपर हमने सीधी सीधी लाइनें खींच के उसको बांट दिया और उसको 1.5 फीट की चौड़े चलने वाले रास्तों में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, ये आपने यहाँ पे इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऐसे किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डिजाइन जरूरी है समझना, उसके बाद तो बाकी काम आसान है। बाकी तो फिर हमको यहाँ मिट्टी बनानी है और उसमें मिट्टी रखनी है या गोबर की खाद मिश्रित मिट्टी रखनी है, क्योंकि अभी आपके पास पहले दिन में अमृत मिट्टी आई नहीं है, उसमें आपको 6 महीने या जो भी 4 महीने लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आप गोबर की खाद मिश्रित अच्छी वाली मिट्टी लगा करके भी काम शुरू कर सकते हैं ना। फटाफट फटाफट सब्जियां आएंगी, खाएंगे, मजा आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कैसे करना है, या इसको फिर से? जी समझ में आ गया। एक बार फिर से बता दें सर। एक बार फिर से बता दें मुझे, वही क्योंकि बार बार की काम किया ना, तो मुझे मालूम है कि पहले हमने क्या किया, एक अच्छा समतल खेत खोजा। कैसा खेत खोजा? वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे साल भर सूर्य की रोशनी उपलब्ध हो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा समय तक। दूसरा, घर के एकदम नजदीक कहीं पर हो तो बहुत बढ़िया, ताकि उसकी देखभाल करना आसान हो, छोटा जानवर से बच सके। और अपने बाथरूम का, रसोई का जो इस्तेमाल किया हुआ पानी रहता है, वो इसके बीच में अगर हम फ्लो करा सके नाली बना करके, तो हमारी सिंचाई की व्यवस्था भी तुरंत हो जाएगी वहां से। दूसरी बात। तीसरी बात, हमको इसको या तो फेंस लगाना, तो बाद में फेंस लगाना है तो दूर ना बनाए। खेतों में बनाएंगे तो जानवर के चरने की संभावना ज्यादा रहती है। इसको सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई करता है सब्जियों का, गांव में जब आप उगाते हैं, क्योंकि कई दफे बहुत सारे राज्यों में मैंने देखा है कि बहुत सारे राज्यों में बहुत से जिले छोटा जानवर नहीं छोड़ते, उनकी व्यवस्था होती है कि साल भर बांध के रखते हैं। गुजरात में बहुत सारी जगह पे जानवर हमेशा बांध के ही रखे जाते हैं, उनको स्टॉल फीडिंग बोलते हैं, मतलब बैठा के या वहां पे लगा के, और उनको घुमाना होता है तो अलग से
चरवाहे के साथ घुमा के लाते, लेकिन दिन भर छुट्टा नहीं रखते उसको। क्यों? वो नुकसान नहीं करते फिर खेतों का। लेकिन बहुत से राज्यों में अभी भी, झारखंड है, मध्य प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे छुट्टा छोड़ते हैं। आदिवासी समुदाय जो हमारे भाई बहन है उनके साथ में वो जगह पे जानवर को खुला छोड़ देते हैं। तो उस जगह पे अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको हम कैसे बचाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, और सब्जियां ढेरों आने वाली हैं। हम 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की एक समतल जमीन लें जहाँ पे 15 फीट का सर्कल वृत्त बनाना पॉसिबल हो। सेंटर में एक खूंटा गाड़े और वहां से 15 फीट का एक ले लें, एक वृत्त 15 फीट पे बनाए। अभी मैं वापसी करता हूँ, एक 15 पे बनाए, एक 10.5 पे बनाए, एक 9 पे बनाए, एक 6 पे बनाए, एक वृत्त जो है 4.5 फीट पे बनाए, एक वृत्त 3 फीट पे बनाए और एक वृत्त 2 फीट पे बनाए। उल्टा शुरू करते हैं। खूंटे से 2 फीट पर एक बार एक सर्कल बना, एक वृत्त बना दें चूना लगा के या फिर रखिया लगा के, फिर 4.5, फिर 3 फीट पे, फिर 4.5 फीट पे, फिर 9 फीट, 6 फीट पे, फिर 9 फीट पे, फिर 10.5 फीट पे और फिर 15 फीट पे। ये वृत्त बनाने ही है। ये 15 मिनट में बन जाएंगे आपके। खूंटे से अपना रस्सी या मेजरिंग टेप लेकर के अब बना लीजिए इसको, है ना। ये नीचे फोटो में मैंने आपको दिखाया कैसे बनाते हैं इसको। उसके बाद जो बाहर का वृत्त बना 15 फीट वाला, उसके ऊपर हर 13.5 फीट पर एक एक निशान लगा के उसको 7 बराबर के हिस्सों में बांट लें और उसके बाजू में 1.5 फीट का रास्ता बनाने के लिए 1.5 फीट पे भी निशान लगा लें और उसको सेंटर की तरफ 1.5 फीट चौड़ा करने के लिए खींचना है बाद में। और अब वृत्त से जो आपने 2 फीट का घेरा खींचा है उधर एक बड़ा गड्ढा बनाना है, 1.5 से 2 फीट का गहरा गड्ढा बनाना है। क्यों? हमने आपको दिखाया फिल्म में क्यों बनाना है गड्ढा। उसके अंदर हमको सारा कचरा जो भी है इधर उधर का जैविक बायोमास उसको उसके अंदर भरना है। किस तरह की चीजें भरनी है? डंठल, डालियां, जो 6 महीने से ऊपर जिसको लगे सड़ने के लिए, 6 महीने से ऊपर लगेगा सड़ने में शुरू में, बाद में अपने ही इसी गंगा मंडल में इतनी पत्तियां गिरेंगी, इसी को उठा के वहां डालते जाइए, वहीं सड़ते जाइए, वहीं से उठा के अपने खेत को, अपने गंगा मंडल को रोज के रोज देते जाइए। गंगा मंडल कहाँ से सीखा हमने सीखा, एक किताब है परमाकल्चर यानी परमानेंट एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं। भारत में देखिए, भारत में इतना ज्ञान है कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक डॉक्टर बिल मॉलिसन जी यहाँ आए। अभी डॉक्टर बिल मॉलिसन हैं जीवित कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक समय तक बहुत नामी व्यक्ति है विश्व के स्तर पे। आप कभी भी पढ़िएगा, हिंदी में भी आपको एक किताब परमाकल्चर के नाम से मिलती है। उसका नाम ही परमाकल्चर है, परमानेंट एग्रीकल्चर, सतत कृषि। नाम वो लोग रख रहे हैं लेकिन काम कहाँ सीख रहे हैं और किससे सीख रहे हैं काम? भारत आते हैं, यहाँ के वैदिक कृषि के जितने भी अपने संसाधन है, जो अपना ज्ञान है, जैसे आज हम लोग बात के विस्तृत पे चर्चा कर रहे हैं आप सभी महामना साथियों के साथ, परिवारजनों के साथ, वो यहाँ से सीखे और लिखते भी हैं कि हमने यहाँ सीखा। ऐसा नहीं कि चोरी करे, वो सीखते हैं, लिखा। तो गंगम्मा कौन थी? गंगम्मा एक तमिलनाडु में गांव में रहने वाली, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा कि ज्ञानी नहीं थे, इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने ये अलग चीज हमको सिखाया। वो उनके पास जमीन नहीं थी, उनके पति की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई, उनके 4 बच्चे थे, तो उन्होंने ऐसा एक छोटा सा वृत्ताकार सर्कल बना के डेली 3 से 4 किलो अतिरिक्त सब्जी उत्पादन कर लेते थे, घर का खाना चलता था और 3 किलो सब्जी बेच करके उससे कुछ पैसे हाथ में आ जाते थे। ऐसा करके बहुत मजे से जीवन जी रहे थे, ऐसा डॉक्टर बिल मॉलिसन किताब में लिखते हैं। ठीक है ना। मैं ईमानदारी से कहूंगा कि किताब मेरे पास नहीं है, ना ही मेरे को पढ़ने का मौका मिला। दीपक भाई के पास थी, वहां पे उन्होंने बताया था और हमको ये करके दिखा दिया था प्रयोग, इसलिए हमने उनसे ही सीखा, सुना, समझा। बाद में उनके आग्रह पर हम लोग बहुत दफे अलग अलग साथियों से, हम लोगों ने तमिलनाडु में बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की कि उनको खोजा जाए, गंगम्मा जी को खोजा जाए, ताकि उनको भी भारत सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने आज तक, अगर आप माने तो पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने ऐसे गंगम्मा मंडल पूरे देश में करीबन 5 लाख के आसपास बनाए होंगे। मतलब मैंने अकेले ने नहीं, हमारे साथियों का प्रशिक्षण किया, साथियों ने जाके गांव के साथियों का प्रशिक्षण किया और सभी भाई बहनों ने मिलकर के करीबन 5 लाख गंगम्मा मंडल पिछले 5 वर्षों में बनाए होंगे। क्यों? क्योंकि अपने देश में कुपोषण की वजह से या पोषण के अभाव की वजह से, वो जो उन्होंने कहा, दीपक भाई ने फिल्म में कहते हैं कि विगत वर्ष में 9 लाख बच्चे मरे। कौन सा साल था वो? वो था 2008-9 में महाराष्ट्र अकेले एक राज्य में पोषण के अभाव में 9 लाख बच्चे, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं आपको। तो पूरे देश में, अपना देश सबसे कितना बड़ा है, कितने बच्चे। और आज भी हर साल गाए बगाए कुछ ना कुछ
अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, अपने देश को बदनाम करने के लिए ऐसी स्टडी कराती हैं जिसमें ऐसे बहुत सारा आंकड़ा निकालती है। जैसे सन 2013 में भारत जो था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स करके स्टडी होती है, मतलब पूरे दुनिया में कितनी भूखमरी है, तो भूखमरी की स्टडी में हम 43वें नंबर पे आते थे। उसके बाद हम लोगों ने ये सब आंकड़े 2008 की बात बता रहा हूँ, हम लोगों ने काम करना शुरू किया 2008 से इसके खिलाफ। हम लोग जितना काम करते गए बढ़ते, फिर 2008 के बाद 13 में उनकी स्टडी आई, ग्लोबल स्टडी आई कि भारत जो 68वें नंबर पे पहुंच गया, और भी गिरावट आ गई है, भूखमरी की बढ़ात हो गई। ये लोग क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसे आंकड़े निकलवाते हैं। और सरकार ने इस बार तो पिछले साल पहली बार सरकार ने उसके ऊपर दखल किया और उनको कहा, हम जो आपको आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं आप उसके साथ क्यों नहीं काम करते, आप ऐसी ही जगह क्यों चुनना पसंद करते जहां से कुछ थोड़ा सा आंकड़ा निकाल करके आप हमें। तो आज भारत में उतनी भूखमरी नहीं है, लेकिन अभी भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पिछले साल हमारा जो रेटिंग आया था 106वें नंबर पे आया था। मतलब अगर 134 देशों में स्टडी हुआ तो उसमें से हम 106वें नंबर पे थे, इतनी भूखमरी की हालत। अफ्रीका के सब सहारन कंट्री बोलते हैं, अफ्रीका के जो सहारा देश हैं उनमें जैसी भूखमरी भारत में माना जाता था। या हम लोगों ने कोशिश की है, मतलब हाँ, हम कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, हम सभी लोग जैसे आज बात कर रहे हैं, हम सभी लोग भी चाहेंगे तो हम भी मिलकर के एक ग्रुप बना के कोशिश कर सकते हैं कि इससे हम कैसे बाहर आ सके। भूखमरी के साथ साथ कुपोषण की बात है। कुपोषण निश्चित रूप से बढ़ा है, पूरी दुनिया में बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि रसायन वाली कृषि आई तो उससे पोषण नहीं आ पाता है, सबको पता है, सभी लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। तो पोषण आए उसके लिए क्या जरूरी है, अपने रोज के नित्य आहार में सब्जियां फल जरूरी हैं। तो कम से कम संसाधन किसी के पास है, बहुत गरीब है, तो भी उसको पोषण कैसे मिलेगा? तो सरकार का तरीका है कि वहां पे आंगनवाड़ी में मध्याह्न भोजन, स्कूलों में मध्याह्न भोजन, अच्छा खाना की उम्र तक, 5 साल की उम्र तक अच्छा खाना मिलके तो कुपोषण चला गया। ये तो बहुत बड़ी मात्रा में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पोषण वाला कार्यक्रम स्कूल की बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है? अपने देश में हो रहा है। ये बहुत अदम्य साहस का काम है। अभी फिर से इस बार प्रधानमंत्री जी ने कुछ हफ्ते पहले डिक्लेयर किया कि 5 साल तक हमारा कार्यक्रम चला है फ्री फूड, जो हम कह रहे हैं 80 करोड़ भाई बहनों को खाना, अन्न तो मिलेगा, पक्की बात है, अनाज तो मिलेगा। अभी उन्होंने 5 साल के लिए और से इसकी पुनरावृत्ति कर दी है कि हम लोग करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम सरकार के संज्ञान में हमेशा योजना में ये बात रहती है कि हम कैसे भी भूख के खिलाफ, भूखमरी के खिलाफ और कुपोषण के खिलाफ अपना काम बढ़ाएं। तो उन्होंने, सरकार ने हमें सहयोग किया। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, आप आइए, आप लोग सामने से आइए और आप लोग प्रशिक्षण कीजिए। और इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार पहली सरकार थी, उत्तराखंड सरकार दूसरी सरकार थी, ऐसे अलग अलग। महाराष्ट्र सरकार में भी एक विभाग था माविन करके, उनके साथ 3 राज्यों में, तो हम, और ऐसे 3 राज्यों में तो बहुत बड़ा काम हुआ। हम लोग वहां सहयोगी रहे हैं, इसलिए कह पा रहा हूँ। बाकी बहुत सारे राज्यों में धीरे धीरे, फिर राजस्थान में कुछ लोगों ने समझा, जिला स्तर पे भी सरकारें हैं, जिला स्तर के सरकारों ने किया, तो ये वाली चीजें बहुत जगह पे गई हैं। तो ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है, गंगामा मंडल मॉडल, ये बहुत ही निहायत जरूरी है। क्योंकि बड़े बड़े घरों में, ज्यादा खेतीबाड़ी वाले घरों में भी जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा सब्जियां खा रहे हैं। मैं तो मेरे घर का उदाहरण देता हूँ, मतलब इतना सब्जियों के बारे में इतने सालों से काम कर रहा हूँ। मेरे खुद के बच्चे, उनको बड़ा करने में, मेरी बिटिया अभी बहुत बड़ी हो चुकी है, 9वीं 10वीं कक्षा में जाएगी इस साल, उसको पकड़ के सब्जियों का स्वाद क्योंकि नहीं आता, तो सब्जियां कुछ भी बना के खिला दीजिए, चावल में मिला दीजिए इसको, पिताजी इसको चावल में मिला दीजिए, मैं उसको खा लूंगी, लेकिन अलग से किसी भी सब्जी का स्वाद उसे समझ में नहीं आता है। तो बच्चों को पता नहीं, एक अभी जो जनरेशन, अभी जो वंश, हमारा अगला वंश है, उनको जंक फूड ना भी बोले तो भी बाहर का खाना खाना ज्यादा पसंद आता है। हम लोग रागी या ज्वार, बाजरा, मकई, है ना, ये सब रेगुलर अपने रोटियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पिछले कई वर्षों से इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहने वाली बात नहीं है, आहार में हमको ये सब चीजों का एक बैलेंस चाहिए सबको। आगे बढ़े थोड़ा सा इसके बाद, ये थोड़ा सा थ्योरी आपको बताया कैसे हम लोग का पिछले 15 वर्षों का काम हुआ। तो ये हमने सर्कल बना दिए। कितने सर्कल बनाए? 2 फीट पे एक सर्कल बनाया, 3 फीट पे एक सर्कल बनाया, 4.5 फीट पे एक सर्कल बनाया, 6 फीट पे एक सर्कल बनाया, 9 फीट पे एक सर्कल बनाया, 10.5 फीट पे एक सर्कल बनाया और 15 फीट पे एक सर्कल बनाया। और उसके बाद 15 फीट वाला जो सर्कल था उसके ऊपर मेजरिंग टेप लेके 13.5 फीट के हिसाब से उसको विभाजित किया, तो 7 बराबर हिस्से बन गए पूरे वृत्त के। और वो जो 7 बने उसके लाइन के साथ में 1.5 फीट पे चलने के लिए, रास्ता बनाने के लिए हमने इस तरह से एक सर्कल तैयार कर लिया।
फिर बीच का जो गड्ढा था, बीच में जो 2 फीट का था सर्कल, उसमें हमने गहरा गड्ढा खोद दिया, है ना। और फिर तीसरे फीट से 4.5 फीट के बीच संदीप में भाई, ये गड्ढा कितना गहरा खोदना है? 1.5 से 2 फीट, जी। क्योंकि मिट्टी अगर ज्यादा नहीं है, खोदाई में मुश्किल जा रही है, तो ज्यादा गहरा जा नहीं पाएंगे। लेकिन जहाँ अभी भी मिट्टी है घर के बाजू में, अगर हम कर रहे हैं तो 1.5 से 2 फीट गहरा हम लोग को कोण कोण क्या करके करना है, कोण क्या करके मतलब केंद्र में थोड़ा ज्यादा गहरा है 2 फीट, और धीरे धीरे उसको हमने ऐसा एक कटोरी जैसा बना दिया, कटोरी के अंदर एक थोड़ा सा गहराई बना दी। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने अपना जितना भी कचरा था, जैविक बायोमास सब भर दिया, और उसको अच्छे से अमृत जल के साथ भिगो के रख दिया। और इसके ऊपर अमृत जल हर हफ्ते एक बार अच्छे से डालते रहना। क्यों? यही आपका खाद बनने वाला है। आप बोलेंगे, जब मैंने पहले दिन बात की थी तो आपको बताया था कि जो हवा के साथ एरोबिक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हवा के साथ जो खाद बनती है अच्छी बनती है, सही है, लेकिन इसके ऊपर खड़ा कर देंगे तो फिर इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हमको अनएरोबिक मतलब बिना हवा से गड्ढे के अंदर जैविक खाद बनाने का मात्रा चलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने इस तरह से बाहर जो हमने क्या क्या किया था, अब सबसे बाहर वाला कौन सा था, 15 फीट से 10.5 फीट, वहां हमने अगर पानी जमा होने वाला खेत है तो उसको ऊंचा कर देंगे थोड़ा सा, पानी कमी वाला खेत है थोड़ा सा गहरा करके उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अच्छी गोबर की खाद वाली मिट्टी जो है वो भरेंगे वहां पे। ठीक है, फिर बीच में जो 1.5 फीट का रास्ता हमने बनाया 9 से 10.5 फीट वाला, वो रास्ता छोड़ देंगे। फिर 9 से 6 वाला जो उसके अंदर भी ऐसा करेंगे, ऐसा करते करते भरेंगे। तो ये हमने हाथ से एक मॉडल बना के आपको दिखा दिया। खेत कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है? समझ में आ रहा है? जी। बहुत धीरे से धीरे, उत्साह नहीं होगा तो इस काम को करने में 2 दिन की जगह 20 दिन भी लग जाएंगे, काम नहीं होगा। उत्साह होगा तो मुश्किल से हम लोग को 4-5 घंटे प्रतिदिन 2 दिन काम करना, ये काम हो जाएगा। पहले सामान इकट्ठा कर लीजिए, पौधे इकट्ठा कर लिए लगाने वाले, उसके बाद इसको बनाइएगा। क्योंकि पौधे जो अलग अलग वैरायटी लगाने वाले हैं उस पर ज्यादा मेहनत है, उसको इकट्ठा करना, उतने बीजों का इकट्ठा करना। क्योंकि जितने पौधे लगा लिए, देखिए मैं बार बार एक ही चीज कहता रहूंगा मरते तक की, अमृत कृषि में एक बार जो पौधे लगा लेते हैं तो उसमें से सभी पौधे जो सर्वाइव कर जाते हैं, जो रह जाते हैं, बाद में हमें उन्हें बदलना नहीं पड़ता है, वहीं से बीज गिरते हैं, वहीं पे हमारा काम चलता है, और उन्हीं पौधों से आपको फिर जीवन भर के लिए एक अच्छा साधन मिल जाता है, अगर आपने गर्मियों में भी इसको साल भर चलाना है तो। गुजरात में ऐसा हुआ, हम बहुत ही गर्म इलाके में काम कर रहे थे, राजस्थान में बहुत ही गर्म इलाके में काम करते थे, जहां मार्च अप्रैल के बाद से पानी नहीं होता था, उसको वाटर स्ट्रेस्ड एरिया बोलते हैं, जहाँ पे पानी का तनाव हो जाता है। वहां पे फिर उनको ये गंगा मंडल 3 महीनों के लिए बंद करना पड़ता था, सब पौधे सूख के मर जाते थे। वहां पे फिर हम लोग को दोबारा बनाना पड़ता था, डिजाइन रहता था, उसके अंदर खाली पौधे नहीं लगाने पड़ते थे। लेकिन अगर हम मान के चलें, मैं ऐसा मान रहा हूं, अभी तक मेरी जो चर्चा चली है, सुबह के 2 घंटे के बाद भी बहुत सारे भाई बहनों के साथ बातचीत होती रहती है, तो समझ में आ रहा, आप सभी ऐसी जगहों पे हैं जहां पानी है, थोड़ा सा भी पानी अगर है साल भर देने के लिए तो इसको बचा के रखें, क्योंकि अपने आप में छायादार हो जाता है, इसके अंदर काफी सारा काम हो जाता है। तो ये बनाने के लिए करना अपने को, ये बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ऊंचाई करके बना लीजिए। कितनी ऊंचाई रखनी है? 9 इंच जैसा, 6 से 9 इंच जैसा, अगर आपके पास में गोबर की खाद और मिट्टी मिला करके बराबर मात्रा में मिला लें, बराबर मात्रा में मिला के अगर उतना बन जाता है तो इसको बना लें, ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ूं। अभी इसमें जो गोबर की खाद हम डालेंगे, उसका पहले दिन मैंने आपको बताया था, फिर से उसको रिपीट कर देता हूं। उसका चयन कैसे करेंगे? अगर आपने नहीं बनाई, गांव से खरीदने वाले हैं, दो ट्रॉली ऐसा, जैसा 1 ट्रॉली जैसा लेने वाले हैं मान लीजिए, तो उसका चयन कीजिए, चयन अपने हाथ से जाके करके देखिए। मान लीजिए 5-10 किसान भाई बहनों के पास गांव में अलग अलग जगह पे है, बोले चलो मेरे को दिखाओ कहाँ पर है, हर जगह जाइए, है ना। तो सबसे पहले उसके अंदर मैं आमतौर पे ऐसे शर्ट का आस्तीन ऊपर की और पूरा दायां हाथ अंदर तक डाल दिया, 2 फीट अंदर तक डाल दिया, जहां पे भी अगर अंदर चिपचिपा गोबर जैसा लग रहा है, गीला है, वहीं छोड़ दीजिए, हाथ निकालिए, धो लीजिए, अगली जगह चले जाइए। वो पूरी तरह से सूखा होना चाहिए, 2 फीट अंदर भी, अंदर तक जहां तक खाद रखी हुई है, ढेर लगा के रखा होता है खाद का, अंदर हाथ डालिए, वो गीला नहीं होना चाहिए, पूरा सूखा होना चाहिए। अगर सूखा है तो अंदर से एक मुट्ठी ऐसे बड़ी मुट्ठी भर करके खींच लीजिए बाहर। ठीक है, देखिए उसका रंग कैसा है। उसका रंग मैंने क्या लिखा है, डार्क ब्राउन और ब्लैक, या तो पूरी तरह से काली होगी चाय की पत्ती जैसे, या फिर डार्क ब्राउन होगी, डार्क भूरी रंग की होगी, है ना, और वो कंप्लीटली सूखी होगी, उसके अंदर कोई भी बदबू नहीं होगी, और उसका वेट प्रति लीटर क्या होगा, 400 से 500 ग्राम प्रति लीटर। अब ये लीटर क्या होता है, मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि हम लोग पानी को, मिट्टी को हमेशा लीटर में गिनते हैं,
क्योंकि घन मीटर में आप उसको मेजर कर सकते हैं। मापते कैसे हैं? मान लीजिए एक ढेर लगा के रखा हुआ किसी ने, और उसको आपने एक प्लास्टिक की बोतल, जैसे 1 लीटर पानी की बोतल आजकल हर जगह फेंकी हुई मिलती है कचरे की जगह पे, गांव में पहुंची हुई। ये बड़ा मतलब मुश्किल वाला कार्यक्रम है, लेकिन है। उसमें से 1 लीटर की बोतल लीजिए, उसके अंदर इसको खाद को भर दीजिए और उसका वजन ले लीजिए, और बोतल का वजन अलग से देख लीजिएगा। अगर इस बोतल में 1 लीटर भरने के बाद वो जो खाद है वो 400 से 500 ग्राम है, तो अति उत्तम, सर्वोत्तम जिसको हम कहेंगे, सबसे अच्छी गोबर की खाद वही है। ठीक है। इसके अंदर एक चिंता का विषय हो सकता है, इसके अंदर खरपतवार के बीज भी हो सकते हैं जो गले पूरी तरह से गले ना हो, वो थोड़ा देख लीजिएगा। आप हाथ से डाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये जो ढेर आपने लिया, ये 400-500 ग्राम का, इसको थोड़ा सा सीमेंट टाइप का जो मिक्स करते हैं, सीमेंट मिक्स करने के टाइम क्या बोलते हैं, एक छोटा सा एक टांकी जैसी बना देते हैं ना, उसके अंदर पानी भरते हैं, फिर उसको बेलचा ले लेके मिलाते हैं। वैसा इसको हाथ से बना लीजिए और इसके अंदर पानी डालना शुरू कीजिए। ये जो 400 से 500 ग्राम है, इसके अंदर कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पूरी तरह से सोख लेगा और एकदम कीचड़ कीचड़ जैसा हो जाएगा, तब वो अच्छी गोबर की खाद मानी जाएगी, ए ग्रेड एकदम। आप बोलेंगे ये सब क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल गांव में मैंने बहुत जगह पे देखा है, छिंदवाड़ा में, मंडला में, सिवनी में, और आपके बहुत जगह देखा है, जब गोबर की खाद खरीदने को जाता है ठेके पर, जब हम लोग सरकार के साथ काम करते थे, अपना भी काम करते थे रिलायंस की तरफ से, तो ऐसे बड़े सारे लोग पैदा हो गए, सब हम आपको ट्रक भर के गोबर की खाद देंगे, उसमें रेती भर के दे रहे हैं, रेती डाल के दे रहे हैं। हमको वो नहीं चाहिए, हमको रेत वाली गोबर की खाद नहीं चाहिए। वजन बढ़ा दिया, वजन करके बेच दिया हमको 2 रुपए किलो के हिसाब से, 3 रुपए किलो के हिसाब से, और हमारा किसान बेचारा सिर पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि इसके अंदर तो रेती भरी। हमको वो नहीं चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो पहला दिन हमको सामान लाना है, सब चीज का, खाद लानी है, पौधे लाने हैं। कितने पौधे? बहुत सारे पौधे, है ना। और ये हमको करना है। 50% मिट्टी, 50% अच्छी गोबर की खाद, और हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ूं? कहीं कोई भी सवाल है तो बता दीजिए, मैं उसको रोक जाऊंगा और फिर अगला कदम उठाऊंगा। ऐसे एकदम से तेजी से आगे नहीं लेके जाऊंगा। समझ में आ गई बात कैसे करना है इसको? जी। डिजाइन कैसे करना है इसको? मोटी लेयर खाद की, मोटी लेयर खाद की 6 से 9 इंच की बना देनी है। ठीक है ना। अपने घरों में ही आप लोग बना रहे हो तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। आगे बढ़ो। ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये जो मैं अंग्रेजी में दिखा रहा हूँ, ये अंग्रेजी में तो तुरंत मिल जाएंगे। हिंदी का किसी ना किसी साथी को इसको हमारी मदद करनी पड़ेगी, इसको ट्रांसलेट करके, या फिर आज हमारे साथ जैसे हम्पी बहन, सचिन भाई अगर होंगे, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम ही लोग हिंदी में 2-3 दिन में आपको बना के भी भेज देंगे, तो अंग्रेजी में भी आपको समझ में आ जाएगा डिजाइन देखना। देखिए 7:51 हो गया, आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए, अनुमति दीजिए थोड़ा सा। जी सर। जी सर। नहीं ऐसा नहीं है, रशअप नहीं करेंगे, अभी बन जाएगा, अभी तुरंत बनाना कैसा है इसको दिखा देता हूं आपको, है ना। अब इसमें पौधे कौन कौन से चाहिए और क्या क्या हमको ये सर्कल के अंदर क्या क्या लगाना है, ठीक है ना। तो ये आपको एक थोड़ा ये दिखा देता हूँ, इसके नीचे गिनती भी बता देता हूँ, कहाँ कहाँ क्या लगाना है वो हमको बता देंगे, उसकी गिनती जो है, क्योंकि कहाँ कहाँ क्या लगाना है यहाँ पे हमने लिख दिया है। ये थोड़ा सा स्क्रीन इससे थोड़ा छोटा करूंगा तो आपको दिखेगा। ये पूरा हिंदी में भी है, मैं आपको हिंदी में भिजवा दूंगा। दिख रहा है सर्कल? दिख रहा है डिजाइन वाला? जी भाई दिख रहा है। सेंटर में अंदर जो हमने गड्ढा बनाया उसके चारों तरफ क्या क्या लगाना है वो बहुत जरूरी समझना। सबसे अंदर वाला, वहां 4 केले के पौधे, 4 पपीते के पौधे, 8 हल्दी के टुकड़े बीज रूप में, और 16 मकई के पौधे। अगर आपकी क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय, ऐसे ही कहते हैं ना, उष्ण कटिबंधीय कहते हैं ना उसको हम लोग हिंदी में। तो 4 केले, 4 पपीते, 8 मकई, 16 मकई और 8 हल्दी। इससे पूरे परिवार के लिए रोज का बढ़िया आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिलने वाला है। ये सेंटर जो है, सेंटर में सबसे ऊंची वाले हाइट वाले पौधे लगते हैं, फिर थोड़ी कम हाइट वाले बीच वाले सर्कल्स में लगते हैं, फिर सबसे नीची हाइट वाले किनारे में लगते हैं, और जहां हो सके जमीन के अंदर कंदमूल वाले पौधे भी इसमें हम लोग लगा देते हैं। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या क्या गिनती की है, देखिए एक एक करके कितनी वैरायटी बता रहा हूँ। केले हैं 1, पपीता 2, हल्दी 3, मकई 4। उसके बाद बाहर सबसे बाहर वाले जो 7 कतारें हैं उसमें क्या क्या लगा रहे हैं, उसमें खीरा, फिर दूधी, फिर लफागौड यानी वो भी एक करेले टाइप की चीज मान लीजिए, अमरंथस, है ना। अमरंथस क्या होता है?
मुझे भी ये हिंदी में रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, मैं देखता हूँ हिंदी में खोज के निकाल देता हूँ और आपको भेजता हूँ ऐसा। फिर लिटिल गोर्ड ब्रॉड बीन्स यानी चौड़ी वाली जो सेम की फली, फिर बैंगन है ना। फिर अंदर देखेंगे अंदर अंदर क्या क्या है। अंदर गन्ना लगाया है, एक जगह पे हमने गन्ना के नीचे सुरन लगा दिया है ना, एलिफेंट फुट याम जो बोलते हैं उसको। फिर किरायत, एलोवेरा, विंटर चेरी, टमाटर, गाजर, पिजन पी यानी अरहर, फिर मालाबार नट, राम बासिल मतलब तुलसी, बिशप स्वीट, ये अंग्रेजी के नाम जो खतरनाक होते हैं इसलिए बता नहीं पाऊंगा। जिंजर, अदरक है ना आपका। ये इसमें हम लोगों ने ये बनाया था फेनुग्रीक यानी सौंफ, उसके साथ में पालक, उसके साथ पुदीना, लेमन ग्रास, प्याज, लहसुन, भिंडी है ना, और धनिया, फिर आलू, काले चने, मूलियाँ, बीटरूट, और अभी तक मैंने गिनती की है 4 4 19 दूनी 38 सब्जियां अभी तक मैं गिन ली है। इसमें 68 प्रकार तक हम लोग गए हैं एक जमाने में, 68 प्रकार की सब्जियां। उसका लिस्ट आपको दिखा देता हूँ तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। उसकी लिस्ट बनी बनाई है अपने हाथ में, तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना। अमृत जल कैसे बनाते हैं बता दिया, इसलिए इसके बारे में यहाँ पे हम लोग अलग से बात नहीं करें। फिर भी मैं नोट भेज दूंगा, तो हाथ में सब नोट रहता ना, तो क्या था, तो पढ़ के फिल्म देख करके आप लोग, पहले हम लोग नोट बनाते थे, बाद में फिल्में बनानी शुरू की है ना। फिर अमृत मिट्टी के बारे में फिल्म बता दी, फिर भी नोट भेज दूंगा। फिर आते हैं इसमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं अगर हमें अच्छा गोबर की खाद ना मिले तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमने चर्चा की। अच्छा अगर गोबर की खाद ना मिले तो हम क्या करेंगे, मतलब तो हम लोग जो भी मिले उसको हम लोग पहले अमृत जल के साथ उसको भिगो के अच्छे से, और उसको अच्छे से, उसको जो भी बायोमास है सब कुछ है उसको अमृत जल वगैरह में भिगो के पलट करके उसको मिला करके, उसकी बाद थोड़ा सा इंतजार करके उसकी थोड़ी सी मिट्टी अगर मिल जाए उसके अंदर बायो कंपोस्ट, उसका इस्तेमाल करेंगे है ना। दूसरा, अमृत मिट्टी को जो हम बनाते हैं तो इसमें हमने लिखा था कि 130 दिन से ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि उसके अंदर के तत्व फिर निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाद में हमने देखा कि 130 से 150 दिन तक तत्व, 180 दिन तक भी तत्व रह सकते हैं अगर आप उसके अंदर अमृत जल डालते जाए। फिर उसके साथ साथ में आपको इधर में अमृत मिट्टी की तैयारी साथ साथ में करती जानी है। इसको सिंचाई की व्यवस्था कैसे करें, इरिगेशन मेजर क्या होगा, तो हमने बीच में जो गड्ढा बनाया, आजकल क्या हो गया, ड्रिप आ गया है। ड्रिप में आपको पता है पेप्सी ड्रिप नाम से भी एक कंपनी बनाती है, काम करती है, सुना आपने में से किसी ने? पेप्सी ड्रिप बोल के एक चीज होती है, पिछले 25 साल से वो लोग काम कर रहे हैं भारत में। हेलो, हाँ जी, सुनिए सुनिए पेप्सी ड्रिप का नाम सुना आपने कभी? पेप्सी ड्रिप, हाँ सर मालूम है सर, मालूम है। पेप्सी ड्रिप जो होती है वो लोग दो चीज की, आईडीएस कंपनी का नाम है, आईडीएस है ना, आईडीएस पेप्सी ड्रिप, ये आपको दिखा देता हूँ है ना। कई साथी हो सकता ना दिखाओ, उनको दिखा देता हूँ। तो आईडीएस सेल्स पेप्सी ड्रिप है ना। पेप्सी ड्रिप इरिगेशन पाइप जो रहती है बहुत पतली, बहुत सस्ती सी होती है ना। ये आईडीएस के नाम से नहीं ले रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर्विसेज के नाम से है। देखिए गूगल जो है पेप्सिको को प्रमोट करता है, पेप्सी ड्रिप को नहीं प्रमोट करता है, ये हालत हो गई है ना। चलिए कोई बात नहीं, मुझे इसका फिल्म मिलेगी तो मैं आपको बढ़ा दूंगा, वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत मजेदार चीज है। 4-5-6 हजार रुपए में उनकी पूरी ड्रिप लग जाती थी इस पूरे सर्कल में, और बीच में बाद में हम लोग 1000 लीटर 500 लीटर का ड्रम रख करके भी उससे भी हमने ड्रिप लगा के काम किया। तो जहां संसाधन है वहां पे इसको लगे तो अच्छा। ये तो हमारा सर, ये सब्जी देसी लगेगी कि हाइब्रिड लगेगी? अभी तो देखिए कुछ जो आपके हाथ में अच्छी सब्जी के बीज मिले, अभी तो कुछ समय के बाद, इस मार्च के बाद हम लोग देसी बीजों का संरक्षण करते आए हैं पिछले 20 वर्षों से। अभी तो जो सब्जी अच्छी मिल रही है आपको उसके बीज लगा लीजिए। हाइब्रिड में कोई बुराई नहीं है वैसे, हाँ हाइब्रिड जो है जीएम नहीं होता है, हम अपने देसी बीजों से भी हाइब्रिड बना सकते हैं
अब हम लोग जो कंपनी बना के काम कर रहे हैं सजीवन सीड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, उसमें हम अपने जो बीज हमने जमा किए हैं उनसे ही कई हजार वैरायटी के जो सब्जी बीज है उससे ही हम लोग अगले 2-3 सालों में हाइब्रिड बनाने वाले हैं। क्योंकि अपने ही देश में अपने ही खेत में अपनी खाद द्वारा आप 2-3 सब्जियों का हाइब्रिड अगर बनाते हैं मिला करके, जैसे 2-3 प्रकार है, जैसे गोलवाड़ा नाम की जगह है सूरत जिले के आगे नवसारी जिला, वहां पे वो एशिया का सबसे बड़ी भिंडी की मार्केट है। तो वहां पे आप भिंडी देखने जाएंगे रोज तो आपको अलग अलग प्रकार की भिंडियां दिखाई देगी। छोटी कौली भिंडी अलग होगी, बड़ी वाली भिंडी जो शादियों में वो भी कौली है लेकिन शादी ब्याहों में होटल वालों को वो लगती है वो अलग है। अभी कुछ दिन पहले आपको भिंडी का एक पौधा अभी कल दिखा देता हूँ या आजकल कभी मौका मिला दिखाऊंगा। आनंद एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के जो कुलपति साहब है उनसे कुछ समय पहले 2 महीने पहले मुलाकात हुई, एक अच्छी चर्चा हुई, बीजों के बारे में चर्चा हुई। मुझसे पूछेंगे तो मैं शौकिया तौर पे या कैसे भी पिछला मेरा मन जो है भारत के बीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फिदा है। तो मैं हर कृषि विश्वविद्यालय में जितने कुलपति साथी होते हैं, सीनियर वरिष्ठ साथी होते हैं, उनके पास जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ कि साहब आपके पास में बीज की व्यवस्था बहुत बड़ी है, बीज संधारण करते हैं, सब कुछ है, आपके पास जमीन भी है, हमें दे दीजिए, हम साथ में काम करते हैं, आपको एक पैसा नहीं लगेगा, हम लोग यहाँ से अच्छे देसी वैरायटी के बीजों का। उनको मन में ये बात है क्योंकि वो सीड ब्रीडर है। उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया भिंडी का पौधा दिखाया, तो उन्होंने करीबन 12,000 प्रयोग किए थे उस भिंडी के पौधे के साथ में। बहुत जंगली भिंडी थी, उसके लास्ट में वो भिंडी नहीं आ रही थी ज्यादा, वो बड़ी मात्रा में नहीं आ रही थी, उसके फूल अच्छे आ रहे थे। तो उन्होंने फूल की वैरायटी के तौर पर गुजरात सरकार से उस भिंडी के पौधे को डिक्लेयर करा दिया कि ये अच्छी भिंडी का फूल, और इतने खूबसूरत लगा दिए अपने ऑफिस के चारों तरफ, लाल लाल रंग के बड़े बड़े, जैसे अपने बड़े फूल आते हैं ना इसके मंदार के फूल, वैसे बड़े बड़े भिंडी के फूलों के उसको फूल की वैरायटी में डिक्लेयर करा दिया। इतना उनको शौक है। और हम लोग की बहुत अच्छी चर्चा चली। मैंने उनको बोला सर ये करते हैं, इसको करना बहुत जरूरी है क्योंकि देसी बीज बहुत सारे हैं, वो हमारे बहुत सारे साथियों को जानते भी। तो जहां जहां आपको देसी बीज जहां भी मिले ना, बीज मेला मैंने आपको दिखाया था, एक बीज मेला इस साल जरूर लगाइए सभी के साथ, 20-50 गाँव में, देखिए कितने बीज आपको मिल जाएंगे। फिर आपको ये प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा कि हाइब्रिड या आपके ही इलाके में अगर आदिवासी समाज बाजू में कहीं पर बहुत बड़ी मात्रा में है, उनके साथ बीज मेला लगाइए एक दिन का, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज अलग से डिक्लेयर करवा दीजिए, है ना। और देखिए क्या क्या मिलता है वहां पे आपको, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके इलाके में इतने प्रकार के विविधता वाले बीज, है ना। अच्छा, तो संदीप सर आपने वो पेप्सी लाइन का इसमें बोला है कि वो 4 से 5 हजार में 15 फीट के सर्कल में आ जाएगा, तो ये इतने कॉस्टली है क्या? नहीं, वो आता था उस वक्त, उतना ही, बहुत छोटा, एक्चुअली उतना कॉस्ट लगता नहीं है क्योंकि हमने खुद से नहीं बनाया था, उस कंपनी से खरीदते थे। तो उन लोग भी बेचारे कुछ कमाते हमको बेच के ना, तो उनको उस जमाने में 10 साल पहले तक 4-5 हजार में उन लोग एक छोटी टंकी के साथ में, एक टंकी के साथ में, है ना। हाँ वही मैं बोलूँ सर, क्योंकि मैं ड्रिप पे ही काम करता हूँ टंकी के साथ में, हाँ वो तो बहुत सस्ता पड़ेगा। 15 फीट का सर्कल इतना कॉस्टली थोड़ी ना सर। अब उसमें नहीं, टंकी के साथ डालना चाहिए। टंकी के साथ में, फिर से रिपीट कर देता हूँ, टंकी के साथ छोटी टंकी होती थी उसमें बीच में। आजकल क्या 200 फीट वाले ड्रम होते हैं ना, उसको हमने बीच में लगा दिया ऊंचा करके। हम लोगों ने बीच में छिंदवाड़ा में बहुत अच्छा प्रयोग देखा था, हमारे कुछ साथियों ने करके दिखाया, बोले सर ये अच्छा है, 4 बम्बू लगा दिए बीच में और उसके ऊपर टांकी रख दी, अपने 200 लीटर वाला ड्रम रख दिया, उसी से वो पेप्सी वाली जो है, पेप्सी ड्रिप 500-700 की होती है, उसकी पाइप ज्यादा महंगी नहीं होती है। पेप्सी ड्रिप उसमें लगा करके उसको एरलडाइट से लीक प्रूफिंग करके डेली उसी से ऑन कर देते थे, उसी से उनका अमृत जल मिला करके सिंचाई चलती रहती थी। बहुत अच्छा किया उन्होंने। उसकी फोटोग्राफ्स मैं खोजूंगा। मेरे को अभी क्या हो रहा है कि अभी तो प्रशिक्षण बंद हो गया था, हम लोग का काम शुरू हो गया था, हमने प्रशिक्षण नहीं करते थे, तो बहुत सारे फोटो ये वो सब मुझे खोज के निकालना पड़ रहा है। खोज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से कोई करके भी देख सकते हैं दोबारा चाहे, है ना, करके देख सकते हैं। 200 लीटर का ड्रम बीच में रखा, 4 बम्बू लगा करके उसको ऊंचा करके रख दिया, ताकि उसके अंदर हफ्ते में एक बार पानी भर दिया, क्योंकि इसमें गंगामा मंडल में आपको रोज पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सर्दियों में रोज पानी डालना पड़ता है। अच्छा, कितने साथी ऐसे हैं जिनको इस बात का आभास नहीं है कि सर्दियों में पौधों को ज्यादा पानी लगता है, गर्मियों में कम लगता है? ये विज्ञान है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, फिर से जानबूझ के पूछ रहा हूं, क्योंकि अचानक से मेरे दिमाग में बात आई कि बहुत सारी चीजें हम लोगों को कई दफे गर्मियों में पानी कम लगता है पौधों को, सर्दियों में पानी ज्यादा लगता है। पहली बार सुना होगा ऐसे कितने साथी हैं, या इस बात का आभास नहीं था? जी मैं पहली बार ही सुना, जानता था कि ये हमारे साथ ज्यादा पानी लगता है। साइंटिस्ट साथी हैं, डॉक्टर राउत साहब, वो भी चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते मेरी बड़ी मदद की थी, उनकी भाषा में भी समझ सकते हैं। लेकिन इस बात का शायद उनको भी आभास होगा, करते ही हैं वो, तो प्रयोग करते हैं तो उनको ज्यादा पता होगा।
देखिए छोटी सी बात है, पौधा जो है हमारे शरीर की तरह, समझिए इस विज्ञान को थोड़ा सा, है ना। पौधा जो है हमारे शरीर की तरह होता है। हमें सर्दियों में अगर हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, फिर भी हमें जो भी 3.5 से 5 लीटर पानी जो पीना होता है, अगर हम ज्यादा सोते हैं, डॉर्मेंसी में होते हैं, डॉर्मेंसी यानी अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, डॉर्मेंसी यानी सुप्तावस्था में है, तो भी बिना काम किए भी हमको पानी लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। कितना? इसको अपने अनुभव के आधार पर देख लीजिएगा। आजकल में सर्दियों का सीजन है, किसी भी पौधे में जहां पे भी गर्मियों में पानी देते थे, अभी उसी पौधे की शक्ल देखिएगा कि पानी के अभाव में गर्मियों में कभी भी पौधे ऐसे इतने नहीं मुरझाते, ऐसे डल नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि पौधा जीवित चीज है, प्राणी मात्र है, हमारे जैसा है। आप देखेंगे उसमें पानी की भारी कमी होनी शुरू हो जाती है, पता नहीं चल पाता है वो क्या होता है। ठंड जब बढ़ती है तो ठंड ज्यादा असर कारक होती है। ये एक चीज के, सिर्फ इस एक विज्ञान की वजह से हम लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली यहाँ पे 4 साल में, वो भी आपको दिखाऊंगा, है ना। कोई भी सब्जी भाजी को, कोई भी फल फ्रूट को हम लोग बिना गर्मी के 25 से 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर मात्र, बिना उसका रंग खोए, बिना उसका स्वाद खोए, बिना उसका पोषण तत्व खोए हुए, बिना उसकी खुशबू खोए हुए हम उसको सुखा लेते हैं। वो 36 महीने तक ड्राई रह जाती है। तो कोई भी सब्जी को सड़ने की जरूरत नहीं। भारत में करीबन 40% फल और सब्जियां खेत के स्तर पे ही सड़ जाते हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, पास में एक जिला है उत्तर कन्नड़ा जिला, वहां पे तो 65% फल फ्रूट सब्जियां सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, मार्केट बाजार नहीं मिल पाता है, इतना इंटीरियर इलाका है और इधर टेक्नोलॉजी कितनी कमी है। तब हम लोग के दिमाग में 4-5 साल पहले ये बात आई कि इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये भी किसान की कमाई है जिसको हम खो रहे हैं, तो हमने बहुत सारी चीजें बनाई। अभी थोड़ी देर में उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पौधों को सर्दियों में ज्यादा पानी, हमारी स्किन, हाँ मैं आपको शरीर से उदाहरण बता रहा था, हमारी स्किन गर्मियों में ड्राई होती है कि सर्दियों में ड्राई होती है? सर्दियों में। सर्दियों में होती है सर। क्यों? सूखी त्वचा सर्दियों में क्यों होती है, गर्मियों में क्यों नहीं होती? इसका मतलब जितना पानी मैं गर्मियों में पी रहा था, सर्दियों में उतना पानी पीने के बावजूद भी उतना पानी मेरी त्वचा को नहीं मिल पाता है। तो पानी जाता कहाँ है? सवाल इस बात का है कि मेरी त्वचा को उतना पानी, आपकी त्वचा को उतना पानी सर्दियों में क्यों नहीं मिल पाता है? इसलिए नहीं मिल पाता है कि शरीर को जब ज्यादा ठंड लगती है तो शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करने का एक साधन है, एक प्रोसेस है, उस प्रक्रिया को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसको समझ के चलेंगे तो बहुत मजा आने वाला विज्ञान है। देखिए, मैं वैज्ञानिकीय दृष्टिकोण से ही इस विज्ञान में जुड़ा था। मैं आस्तिक नहीं था, पहले नास्तिक हुआ करता था। आज पूजा भी करता हूँ, पंडित भी हूँ। आपने सुना होगा, परसों भी, कल भी, दिन में 2 बार अलग अलग जगहों पे जाते हैं, गुरु पूजा करते हैं। तो पूरा जो मेरी जीवन परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, नास्तिक से आस्तिक आने की, उसमें अमृत ऋषि का भी एक योगदान है, विज्ञान का भी एक योगदान है। तो मेरी त्वचा को पानी इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि सर्दियों में जब मुझे ठंड लगती है तो मैं अपने अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म यानी मेरे अंदर जो भी मैंने खाना खाया है उसमें थोड़ा पानी भी लगेगा, थोड़ी ऊर्जा भी लगेगी, अंदर ही अग्नि का संचार होगा, अग्नि से अग्नि बढ़ेगी थोड़ा सा अंदर। हमको जब बहुत ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, खटाखट ज्यादा खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ये तो आपने देखा होगा ना, हम ज्यादा खाना खा लेते हैं उस वक्त। लेकिन उस खाना ज्यादा खाने के बावजूद भी सर्दियों में हम लोग मोटे नहीं होते हैं। हमारा जो थोड़ा सा भी अतिरिक्त अगर वसा आती है वो गर्मियों में आती है या बारिशों में आती है। सर्दियों में वो सारा खाना, अतिरिक्त खाना जो खाते हैं, हमारे शरीर के अग्नि को संचारित करने के लिए जाता है अंदर, पानी भी ज्यादा लग जाता है उसके अंदर। तो पानी की खपत ज्यादा होती है, इसलिए हमको ज्यादा पानी पीना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, आज से ज्यादा पानी पीजिएगा, सर्दियों में पानी रखिएगा। यही चीज पौधे के साथ होती है ना। पौधे को गर्मियों में उतना ज्यादा नहीं, उसके अंदर का अगर पानी है तो, अच्छा खेत में पानी है कि नहीं है, बराबर मात्रा में नमी है कि नहीं है, इसका देसी उपाय सबको पता है कि नहीं पता है? इसका देसी उपाय बहुत सिंपल है। अपने खेत में चारों कोनों में क्रोटन नाम का पौधा लगा दीजिए। क्रोटन है ना, क्रोटन, अच्छे रंगदार पत्तियां होती हैं, दिखने में खूबसूरत पत्तियां होती है, हरी के ऊपर में सफेद सफेद, हरी पत्ती लंबी लंबी होती है, उसके ऊपर सफेद सफेद धागे जैसे सफेद रंग होता है, इसको क्रोटन कहते हैं। क्रोटन को लगा के, हाँ जी, स्क्रीन में दिखाऊं आपको? अच्छा, एक बार स्क्रीन में दिखा देता हूँ। जी जी, ड्रेसिना की तरह होता है सर। हाँ जी, क्रोटन तो बहुत सामान्य पौधा है। क्रोटन आप कहीं भी बोलेंगे लोग समझ जाएंगे, है ना। ये मेरा स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ, क्रोटन, है ना। और आईडीएस की ड्रिप जरूर खोज लीजिएगा, क्रोटन प्लांट, ठीक है।
इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रोटन का पौधा ही कहते हैं। अच्छा, इमेज दिखा देता हूँ। ये पौधा याद है? जगह जगह लगा के घर गमलों में जहाँ आयोजन होता है, कुछ कार्यक्रम का आयोजन होता है, वहां पे शहर में क्या करते हैं, गमलों में ऐसे वाले पौधे लाके खटाखट उस जगह का दिखा देते हैं। ये दिख रहे हैं आपको? पौधे दिख रहे हैं? दिख रहा है सर। ये क्रोटन का पौधा, ये हर जगह उपलब्ध है, पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध है आपको। ये बिकता भी है, बहुत अच्छा बिकता भी है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये पौधे में अगर पानी नहीं रहेगा, जमीन में नमी नहीं रहेगा, पूरे खेत में जहां भी नमी नहीं रहेगी, ये पौधा सबसे पहले उसका आपको उसकी कहीं से भी डंडी तोड़ दीजिए, अगर उससे पानी टपक रहा है तो खेत में नमी है, पानी नहीं टपक रहा है तो खेत को सिंचाई की जरूरत है। हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल दुनिया में बड़े बड़े सेंसर्स की बात करें, सेंसर लगा दो, ये कर दो भैया एक पौधा लगा दो भाई, 4 पौधे लगा दो 4 कोनों में खेत में, गंगा मंडल के बीच में एक पौधा लगा दो, कहीं साइड में किनारे एक क्रोटन का पौधा 2-3 किनारे में लगा दो, शाम को तोड़ के देख लो, पता चल जाए पानी टपक रहा है तो खेत में समुचित पानी है, नमी है। पौधा एकदम फिल कैसे रहता है, इसको पौधा को पानी नहीं मिलता ना, इसकी शक्ल देखने लायक हो जाती है, देख के आपको समझ में आए कि मुरझा गया है, एकदम बच्चों की तरह है ये, है ना। तो ये एक पहली बात होगी। दूसरा, सिंचाई की सबसे अच्छा समय कौन सा है खेतों में? दिन के समय सुबह 9 से लेकर शाम 5:30 बजे तक, या शाम को 5:30 से सुबह से 5:30-7 बजे तक, कौन सा समय सबसे अच्छा है? शाम को 5:30 बजे से रात्रिकालीन। रात्रिकालीन, क्यों? बिल्कुल पता चल गया हम लोगों को, ये सबसे अच्छा है। तीसरा, जब हम खेत अच्छे बड़े खेत पे काम करते हैं तो उसमें पौधों का जो कतार लगाते हैं वो उत्तर दक्षिण के तरफ कतार बनाना अच्छा, या पूर्व पश्चिम के बीच में ऐसे कतार बना के लगाना अच्छा? इसमें ये रहेगा सर उत्तर दक्षिण। नहीं सर, इसमें पूर्व पश्चिम कतार का एंड टू एंड पूर्व पश्चिम रहेगा। हाँ सॉरी, आप जो बोल बिल्कुल सही है, मैं और आप एक ही पेज पर है। उत्तर दक्षिण से ऐसा करेंगे तो हमारा जो सूरज है पूर्व से उगता है वो उत्तर से होते हुए दक्षिण की तरफ जाता नहीं, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगा तो सर वो सनलाइट होते हुए, है ना, पूरा सबको दक्षिणायन बोलते हैं, दक्षिणायन होते होता है ना, दक्षिणायन होता है। तो उसमें क्या होता है, मात्र उतना हम लोग पौधे लगाने की दिशा चेंज कर दें तो 15 से 20% उत्पादकता सिर्फ सूरज की रोशनी ज्यादा मिलने की वजह से बढ़ जाती है। ये सब 3-4 सामान्य बातें हैं जो हमको जरूर प्रैक्टिस करानी चाहिए। इसको फिर से समझेंगे। जो हमने बोला, सूरज क्या होता है, पूर्व से चलना शुरू होता है सुबह और शाम तक पश्चिम तक पहुंचता है। सूरज नहीं चलता, मतलब पृथ्वी ऐसे घूमती है कि हमको ऐसा लगता है कि सूरज चल रहा है। तो उसके सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा उसकी धूप किस दिशा से आना शुरू होती है दिन में? दक्षिण से, साउथ बोलते हैं ना। तो साउथ का हमको फेस लेना है अगर, तो हमें उत्तर दक्षिण ऐसे कतार बनाएंगे तो पूर्व से पश्चिम की रोशनी जो हमको सबसे तगड़ी मिलेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, उत्पादकता 15 से 20% बढ़ जाएगी। ये क्या सभी फसलों में ये नियम लागू होता है क्या? अनाजों में, खासतौर से अनाज में, क्योंकि हम 15 से 20% बड़ी मात्रा रहती है अनाजों में, दालों में, दलहन में, अनाज में, बड़े रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब चीजों में। फलदार वृक्ष भी अगर ऐसे लगाए तो उसकी भी उत्पादकता बढ़ेगी आपकी, क्योंकि वो तो लंबे समय के लिए लगा रहे हैं, उसका तो पौधा आपको 60 साल 70 साल बदलना नहीं है, तो कई नस्लों तक हम लोगों ने उसी पेड़ पौधों से काम लेना है। तो उसका हमको ये ओरिएंटेशन बोलते हैं, सनलाइट ओरिएंटेशन। वो आप गूगल में भी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। आजकल गूगल बाबा ने ये अच्छा कर दिया है कि हर तरह का ज्ञान, अगर हमको आभास है हमको चाहिए क्या, तो वो हमको खोज के दे देता है। ये कर सकते हैं। अब वापिस आ जाता है गंगा मंडल के ऊपर, है ना। कोई प्रश्न है? क्योंकि 8:13 हो चुका, प्रश्नोत्तर करेंगे नहीं अभी तो बात खत्म नहीं हो पाएगी। कोई प्रश्न है तो? कौन सी उत्तर से दक्षिण की और कौन सी दिशा? आपकी आवाज बिल्कुल टूट के आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या पूछा आपने। संदीप भाई जी नमस्कार। हाँ जी। पौधों मतलब वो कह रही हो कि दिशा कौन सी दिशा से कौन सी और होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी दिशा में होनी चाहिए? देखते हैं इसके ऊपर कोई फिल्म मिल जाती है तो आपको लगाते हुए, क्योंकि मेरे पास इसका कोई ड्राइंग नहीं है, नहीं तो आपको। कल्पना बहन, मैं आपको बता दूंगा, वो उत्तर से दक्षिण का जो फार्मूला है उसमें 20% हर क्रॉप में बढ़ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करें। हाँ, 1 मिनट, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्रॉप ओरिएंटेशन इन रोज aligned with sun, है ना। Which way should your rose be oriented करके ये बता रहा है, यहाँ पे कोई अंग्रेज बता रहा है, तो मैं हिंदी में
हिंदी कंटिन्यू कर सकते भैया जी। कोई कहीं पे छवि होगी ना तो हाँ, ये देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर आपको मिल रहा है ना, सोलर ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको, है ना, ट्रिक्स एंड टिप्स, ये आपको मिल जाएगा। इसका मतलब गूगल में एक फिल्म है, ये मतलब मिलेगा। अरे भाई म्यूजिक क्यों दे रहा है यार? आप बोलेंगे पैनल क्यों दिखा रहा हूँ, कि अपने जो फलदार वृक्ष, अपने जो वृक्ष है ना, वो भी सोलर पैनल का ही काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना अपन, जो जो पूरा पत्तियों की जो आभा घटा है वो पूरी सूर्य की रोशनी की आभा लेती है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, फटाफट फटाफट उसको हमारे खाने के लिए फलों में, अनाज में परिवर्तित करती है। तो सोलर पैनल कैसे लगाया जाता है सीख लेंगे तो फल उसी हिसाब से समझ में आएगा कि हमारे जो पत्तियां हैं उनका कैसे होगा, है ना। मिनट में 31 मिनट खत्म हो गए, 31 लोग देख रहे हैं। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ एक प्रश्न के उत्तर में 31 लोगों के एक आधा मिनट में, यानी कंटिन्यू करें इसको। हाँ हाँ, नहीं मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट ये समझाने के लिए था कि अगर आप नॉर्थ साउथ ऐसे पौधे लगाते हैं जैसे सफेद रेखा चल रही है, तो हर वक्त आपको ईस्ट से वेस्ट सूरज जब भी आएगा, मतलब पूर्व से पश्चिम जब भी जाएगा, हमेशा पौधों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको धूप मिलेगी। ये बात समझ में आ गई ना भाई? माफी चाहूंगा, लेकिन हमारे कोई भी साथी के मन में प्रश्न अगर रह जाएगा ना, तो जरूर उसको समाधान करके चलना जरूरी है, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि सभी साथी प्रश्न नहीं पूछते। एक कक्षा में भी सभी साथी प्रश्न नहीं पूछते, उनको लगता है पता नहीं प्रश्न पूछेंगे तो क्या इनको मन में रहेगा, तो इसलिए ये बताना जरूरी था। तो समझ में आई बात कल्पना मैम आपको? जी जी, धन्यवाद भैया जी। तो इसको आप गूगल में कभी भी खोजेंगे तो आपको ये, आजकल तो देखिए हम लोगों ने जब काम करते थे ना आज से 15 साल पहले, ये फिल्में तो बहुत, ये इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा संयोजन हो गया कि हर चीज को आपको फिल्म में मिल जाता है, आप देख सकते हैं इसको, है ना। तो ऐसे अगर लगाएंगे चीजें, तो गंगा मंडल में मैंने शुरू से बोला था आपको, ऐसी जगह जरूर खोजिएगा जहां पे साल भर सूर्य रोशनी की उपलब्धता ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रहे, क्योंकि हमको साल भर सब्जियां खानी है, बढ़िया सब्जियां खानी, ठीक है। तो ये हो गया, अभी 8:18 हो रहे हैं। कोई प्रश्न है अगर तो बताइए मुझे, फिर उसी हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। अभी आज मैंने जानबूझ करके पाव एकड़ खेती के ऊपर ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि पाव एकड़ खेती पर मैंने, इसमें सर इसका लगाने का समय सबसे अच्छा कौन सा होता है हमारे नर्मदापुरम के क्लाइमेट के हिसाब से? गंगा मंडल को लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसे तो सर्दियों में हम लोग पौधारोपण करने मना करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट जो रहता है वो पौधों का बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप
कि हाँ सूरज की रोशनी अच्छी है, दिन में अच्छा सूरज आ जाता है, और सर्दियों में बारिश होने की संभावना नहीं है, जिसका आजकल पता नहीं, बहुत मुश्किल हो गई है। क्योंकि अभी इस वक्त तो दक्षिण में आपने देखा होगा, इस साल हमारा पूरा सूखाग्रस्त एरिया था कर्नाटक का, लेकिन सर्दियों में जब थोड़ी बहुत जो फसलें पक गई थी उसके ऊपर से भयंकर बारिश होकर के एक हफ्ते में उन्होंने फसलों को चौपट कर दिया, मतलब पूरा साल बेकार चला गया किसानों का। तो अपने को थोड़ा सजग रहना, छोटा सा काम है, दो दिन में होने वाला काम है, एक दिन में होने वाला काम है, इसलिए करके देख लें। थोड़ा सा लगा सकते हैं पौधे तो लगा के उनका थोड़ा देख रेख ज्यादा करें, ज्यादा पानी पिलाएं, ज्यादा अमृत जल बना के रखें, पानी के साथ साथ हर दूसरे तीसरे दिन अमृत जल देते जाएं। तो मेटाबॉलिज्म जितना माइक्रोबियल एक्टिविटी, जीवाणु की जो एक्टिविटी गतिविधि भूमि में ज्यादा रहेगी, उतना माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से पौधे को संबल मिलता जाएगा, मिट्टी के साथ ताकत मिलती जाएगी। तो पौधे बचा लें अगर इन सब्जियों के अगर लगा करके, वही सबसे बड़ा काम है ना, पौधे बच जाए, पौधे बचेंगे तो जरूर सब्जियां आ जाएंगी। हम लोगों ने बनाया है, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला 3 इलाके थे जहाँ पे मैं ज्यादा काम करता था मध्य प्रदेश में, तो और आगर एक जिला मतलब शाजापुर हुआ करता था उस टाइम, तो आगर, ये 4 जगहों पे हम लोग काम करते थे। तो हम लोगों ने ठंडों में, आगर में तो भयंकर ठंड पड़ती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बनाए हैं सबने मिलके, क्योंकि मजा आता है। हम लोग सब आप मान के चलिए, हम लोग की दुनिया है पागलों की दुनिया है, बुरा मत मानिए, लेकिन हम लोग किसी हद तक तो पागल ही रहे होंगे ना। जो कोई व्यक्ति 31 साल तक एक ही बात को कर रहा है, बार बार वही प्रयोग कर रहा है, उसी से सीख रहा है, पागलपनी होती है, एक तरह की दीवानगी चाहिए होती है, तभी हम लोग ये सब काम करते हैं, है ना। तो कल कोई साथी मुझसे बोले थे पैसा ये वो, मतलब सब कुछ दुनियादारी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वो दुनियादारी अपनी जगह भगवान ने कृपा रखी, चल गए, जीवन चल गया। ऐसा तो नहीं कि कोई बुरा रहा, अच्छा रहा, अच्छा ही सोचता हूँ, आज भी अच्छा सोचता हूँ, लगता है पूरे देश को विश्व का कृषि गुरु बन सके, हम सब मिलेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो करके देख लीजिए थोड़ा सा, अगर आपको लगता है। जैसे प्रदीप राज भाई का और रमेश चंद्र भाई जी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि पिछले हफ्ते ही उन्होंने फटाफट मुझे वापस फोन किया, इसको करने वाला करते हैं, चलिए फटाफट रेशियो बताई उन्होंने मुझे फोन करके, इतना लीटर मैंने गौमूत्र रखा, इतना ऐसे किया, इतना। आज मेरे ख्याल से कल उनका चौथा दिन है, कल शाम को उनके पास 2220 लीटर अमृत जल प्रदीप राज जी भाई के पास में, और शायद उसके अगले दिन रमेश चंद्र भाई जी के पास में, 3 दिन के अंदर उनका भी बन जाएगा। तो 2200 लीटर बन गया, मतलब उसको, उसके सहारे आप आराम से गंगा मंडल बना सकते हैं। और सब्जियां जल्दी आने वाली भी हैं, जैसे अगर आप देखें धनिया और पालक और मेथी 30 दिन में आ जाएगा, आपको खाने के लिए तैयार हो जाएगा, तो खा सकते हैं। हम कह रहे हैं बार बार कि जल्दी से जल्दी आपकी सब्जियां आपको मिल जाए, आप अपने घर का सब्जी खा लें और रसायन मुक्त हो जाए, शरीर भी रसायन मुक्त हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो एक रिस्क ले लीजिए अगर लेना है तो। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हर जगह की परिस्थिति, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग है। आपके जीवन में क्या चैलेंजेस हैं, मेरे जीवन में क्या चैलेंजेस है। अब मुझे बोलेंगे कि आपके पास जमीन है, नहीं है, क्योंकि अभी मैं एक शहर में रहता हूँ, 3रे माले पर रहता हूँ। तो 3रे माले, और हमारे बाजू में एक हॉस्टल, मैंने उनको 2-3 दफे सोचा है उनसे रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी जमीन है कि वहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं। तो अगर देंगे तो वहाँ पे हम लोग गंगा मंडल बना के उनके लिए भी सब्जियां, वो बच्चे खाएंगे अपना बढ़िया। देखना है, देखा तो है, जमीन तो देखी है, कुछ होगा तो करेंगे उसको। क्योंकि मुझे अपने हाथ से खेती की हुए 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, बार बार कह रहा हूँ, और 7 साल बहुत लंबा अरसा हो जाता है कोई भी चीज को अपडेट नहीं करने, प्रैक्टिस नहीं करने पर यह सारा विज्ञान कभी ना कभी जा सकता है। ये मिला ही हमें ईश्वर से इसलिए मिला है क्योंकि हमको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर चलो कहीं और खेतों में जहां जा रहे हैं वहां पे कर नहीं रहे तो करवा रहे हैं। तो हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। जी धन्यवाद संदीप भैया। और सदन में किसी का कोई सवाल है तो सादर आमंत्रित है, वरना आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब आज का संचालन करेंगे योग क्लास का। जी रंजना बहन जी, ये पूरे सारे नोट्स जो मैंने अंग्रेजी में दिखाए सारे आपको मैं व्हाट्सएप में अटैच करके भेजूंगा। जी। और ये सबके साथ, साथी के साथ आप विस्तृत रूप से बांट दीजिएगा। मतलब सर ये जो पीडीएफ आप शेयर कर रहे थे, प्लीज इसको भी है ना, इंग्लिश वाली को भी इसमें शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। अच्छा जी जरूर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कई लोगों के मन में ऐसा हो जाता है कि जो कल किसी ने मेरे से पूछा था कि जो षड्रस के बीज होते हैं उनका क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक स्क्रीन में थोड़ा सा, 1 मिनट रंजना जी क्षमा चाहूंगा, मेरे को अभी याद आया कि ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। षड्रस के कौन कौन से बीज स्थानीय स्तर पे हमको मिल जाते हैं, है ना। स्थानीय स्तर पे षड्रस के कौन कौन से बीज मिल जाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मीठा में क्या क्या होता है, उसका एक्शन क्या होता है, स्क्रीन दिख रहा है ना, ये भी भेज दूंगा। इससे टिश्यू बनते हैं और नर्व्स को ठंडा रखता है, शांत रखता है। इसके स्रोत क्या क्या है, कोई भी फल है, कोई भी अनाज है,
और नेचुरल शुगर यानी गन्ने का जैसे हो गया, या मिल्क यानी कि दूध, ये स्वीटनेस देता है। तो इसके लिए हमें ये जो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, तो ये एलिमेंट कहाँ से आएंगे, ये जो तत्व आएंगे, एलिमेंट का हिंदी होता है तत्व। मैं क्षमा चाहूंगा, 4-5 दिनों से मैं आपको एलिमेंट करके बोर कर रहा था। तत्व जो आएंगे, मिट्टी के अंदर जो तत्व आएंगे, ये कहाँ से आ सकते हैं? गेहूं से आ सकते हैं, चावल से आ सकते हैं, ज्वार से आ सकते हैं, बीन्स से आ सकते हैं, मसूर की दाल से आ सकते हैं, केले से आ सकते हैं, और मैंगो का पेड़। हम इसमें मैंगो लगाते नहीं है वैसे, लेकिन कहीं लगाना हो, मान लीजिए किसी जमीन में आपको तत्व चाहिए, तो तत्व कौन सा पौधा ला के देगा, ये सब यहाँ पे लिस्ट मैंने बना के रखी है ना। अगर हम बीट, गाजर और शकरकंदी ये भी जमीन के अंदर लगाते हैं, तो वो क्या काम करते हैं? मिट्टी के अंदर वो मिठास पैदा करते हैं। मिठास पैदा करना क्यों जरूरी? उससे बहुत से ऐसे तत्व आते हैं जो हमें चाहिए। हमें षड्रस क्यों बनाना है अमृत मिट्टी में? षड्रस इसलिए बनाना है क्योंकि लगाना है क्योंकि उसके अंदर सारे तत्व चाहिए, 100-150 जो भी तत्व हमें चाहिए वो चाहिए। सौर यानी क्या होता है? खट्टा। खट्टे में हमको क्या क्या लगेगा? नींबू, है ना, संतरा, और जितने भी प्रकार के खट्टे वाले फल हैं, टमाटर है, ये हमें सिट्रस देता है। ये जब पौधे हम लगाएंगे, षड्रस के बीजों में लगा के लगाएंगे अमृत मिट्टी बनाने के तौर पे, तो हमें उसके अंदर, मिट्टी के अंदर खटास भी मिलेगी। खटास से भी बहुत सारे तत्व आ जाते हैं, है ना। फिर सॉल्टी, नमकीन के लिए हमको क्या लगेगा? अगर हमारे पास कोई समुद्री इलाका पास में, तो सी वीड्स बहुत अच्छा उसका साधन होता है। सीधा सी वीड्स उठाया, लाके खेत में डाल दिया, जैसे हम लोग करते थे। या फिर जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं और जितने भी तरह की वेजिटेबल्स होते हैं, जितने भी हमारे सब्जियां होती हैं, सब में जनरली सारे नेचुरल प्राकृतिक नमक जो होते हैं नमकीन बनाने के लिए, मिट्टी के अंदर हमें पोटेशियम, सोडियम, जितने नमकीन चीजें हैं वो भी चाहिए। उसके लिए हमको सभी फल और सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़वा चाहिए, कड़वा भी एक टेस्ट होता है। कड़वा के लिए हमको क्या चाहिए? कड़वे के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, पहले भी बताया था आपको। पालक है, या जैद की जो हमारी सब्जियां, राज वर्मा जी म्यूट कर लें प्लीज। समर लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं ना, समर लीफी वेजिटेबल्स कौन कौन से होते हैं? हम लोग गर्मियों में जैद में पत्तेदार सब्जियां क्या क्या लगाते हैं, वो सारी सब्जियों में हम लोग को कड़वाहट की थोड़ा टेस्ट आ सकता है। गोड्स यानी जितनी भी तरह की हमारी दूधी है ना, और दूधी जैसे झींगा है, और आपकी तुरई है, बैंगन है, हल्दी है, मेथी है ना। डैंडेलियन रूट को हिंदी में क्या कहेंगे, मैं खोज के बता दूंगा, आप देख लीजिएगा इसका। कॉफी है, चाय है, और अंगूर है, अंजीर है, और करेला है। ये सारे कड़वा का बीज है, कड़वाहट के बीज ये है ना। तो मीठा, तीखा, नमकीन, कड़वा, ये 4 हो गए। फिर पंजेंट यानी क्या हो गया? पंजेंट में भी अति तीखा, है ना। इसमें जितनी भी तरह की, जैसे इसमें प्याज है, लहसुन है, और चिली पेपर्स का मतलब क्या होता है? हरी मिर्ची, बड़ी मिर्ची, ये सारे जो होते हैं, लाल मिर्ची, है ना, ये सारे, अदरक, ये सारे का सारा पंजेंसी देंगे। और लास्ट में आ जाते हैं एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है तुरिया टेस्ट होता है ना। जैसे तुरियावस्था ध्यान में होती है, वैसे तुरिया टेस्ट भी होता है, वो अलग होता है सबसे, वो आपको पता चल जाएगा। वो कहाँ से आता है? वो आता है लेग्यूम्स में आता है, और उसका रॉ मटेरियल का, उसमें भी सारी सब्जियां जैसे कि ब्रोकोली, गोभी, शतावर, एस्पेरागस, टर्निप यानी शक्कर क्या बोलते हैं, टर्निप यानी वो जो शलगम, जो कि बहुत सालों से खाई नहीं है। यहाँ साउथ में कोई शलगम नहीं हुआ था, यहाँ शलगम नहीं मिलती अपने को, कभी बहुत साल हो गए शलगम से। और उसके बाद आपको राई, राजिग्रा, और मसूर, और हल्दी, और मार्जोराम बोलते हैं ना, मार्जोराम चाय और कॉफी, इनसे आपको एस्ट्रिंजेंट का टेस्ट मिल जाएगा, है ना। षड्रस जो है वो किसका इस्तेमाल क्यों करना है ना, उसके बारे में ये सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपके हाथ में रहेंगे, तो आप कभी भी खोल के पढ़ सकते हैं। फिल्में आपके पास सारी पहुंच चुकी हैं, उम्मीद करता हूं सभी लोग को सारी फिल्में पहुंच गई हैं। जी हाँ, जी संदीप भाई मैंने भेज दी है सभी लोगों को। जी हाँ, सबको भेज दी है। ग्रुप में सारी फिल्में पहले दिन ही चली गई थी, आज वाली फिल्म भी आपको चली जाएगी थोड़ी देर में। इनको देख के अभ्यास करेंगे, ये सारे नोट्स जो आज मैंने आपको दिखाए इनका अभ्यास करेंगे, तो ये आपका एक मॉडल
आपको गंगामा मंडल मॉडल मिल गया। तो यहाँ तक आधारभूत जो हमारा अमृत कृषि के सारे मॉडल जो भी काम है आप लोगों तक पहुंच गया है। इसके आगे अब आप लोग की इच्छा पे है कि कल मुझे आना है नहीं आना या परसों आना है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद जो है वो फिर आगे का है। मैं मानता हूं कि यहाँ से शुरू करें, क्योंकि इसके आगे का जो भी है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बातें होंगी, अगर होंगी तो कहाँ क्या उपलब्ध है, कैसे हमारे काम में आने वाला है। क्योंकि इसके आगे मैं समझता हूँ कि अभी अमृत कृषि शुरू करें, यहाँ जो भी समस्या जी संदीप भाई जी संदीप भाई जी प्रणाम प्रणाम जी। मेरा ये निवेदन था कि जैसे अमृत कृषि में जो आर्द्रता मंडप बना के पौधों की नर्सरी तैयार करना, उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, नहीं तो फिर कल भी आपका प्रेजेंटेशन जारी करना रहेगा। तो नर्सरी पर तो फिर पूरा 1-2 घंटा फिर से जाने वाला है अलग से। आपको नर्सरी का जी, तो कल भी आपका जारी रहेगा। आर्द्रता मंडप बना के नर्सरी कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में जरूर 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 वो कर सकते हैं। नहीं वो एक बार सभी, क्योंकि मैं अपने से कैसे कह सकता हूँ कल, क्योंकि अगर कोई और साथी आ रहे हैं मान लीजिए, या लेकिन अगर इस सीरीज में चलना चाहते हैं तो वही टेक्नोलॉजी बने भाई, बहुत धन्यवाद। वही टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था कि धीरे धीरे अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने की बात है। जैसे आर्द्रता मंडल क्यों बनाते हैं, उसके अंदर नर्सरी का क्या फायदा है, पौधे कैसे तेजी से बढ़ जाते हैं, हमने इसका गन्ने में प्रयोग किया, तो ये अपने आप में बड़ा एक रुचिकर विषय है। इससे एक पैसा तुरंत आप कैसे कमा सकते हैं। नर्सरी देखिए, ग्राफ्टिंग, कलमी आम बनाना 5 दिन की प्रशिक्षण होती है ना, और उससे व्यक्ति को अगर वो कर ले तो 1 साल के अंदर 1 एकड़ में 68,000 कलमी आम बना के रख सकते हैं चाहे तो, या फिर मिश्रण करें उसका तो करीबन 50,000-60,000 पौधे अलग अलग कलमी पौधे बना के आप रख सकते हैं। एक कलमी पौधा थोक के भाव में भी बेचते हैं तो 60 से 75 रुपए तो हमारे यहाँ पे कोंकण में उसका बहुत अच्छा प्रशिक्षण होता है। और अगर आपने 50,000 पौधे भी साल के अंत में 1 एकड़ से 50 रुपए के हिसाब से भी बेचे तो कितना का बिजनेस कर लिया आपने, 25 लाख रुपए का व्यापार किया आपने। कितने का, 25 लाख का। कितना खर्चा आया बनाने में, 10 लाख। बचे कितने अपने हाथ में, 15 लाख। तो हम जो विज्ञान की बात करते हैं, मैं फिर से कहूंगा, मैं पैसे में बहुत जोर नहीं दूंगा, समृद्धि हमेशा पैसे से नहीं आती है, लेकिन पैसे की भी जरूरत है। इस कृषक वर्ग में हमारे सभी भाई बहनों को, हम सबको कृषि में ही पैसे की जरूरत है। तो हमको धीरे धीरे इसके आगे का अगर कोई सत्र आप लेंगे तो मैं आपको एक एक पद्धति में कैसे कैसे पैसे आते हैं, पैसे बिना गिने तो मुझे कोई नहीं सुनता। मैं खेतों में जब जाता हूँ, हमारे जब बातचीत प्रशिक्षण करते हैं तो छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन हम प्रशिक्षण में जा पाते हैं क्योंकि किसान भाई बहन बैठते हैं इकट्ठा, 25 से 40-50 साथी बैठेंगे तभी तो प्रशिक्षण करूंगा। वो क्यों बैठेंगे, मैं तो उनको पैसे नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सरकारी या संस्थाओं के तौर पे बहुत लोग पैसे खर्चा करके प्रशिक्षण करते हैं, फिर भी लोग नहीं आते हैं। हम तो कोई पैसे भी नहीं खर्च करते, खाना नहीं खिलाते, चाय भी नहीं पिलाते, क्योंकि हम खुद चाय नहीं पीते तो चाय पिलाते नहीं, है ना। हम नींबू पानी पीते तो नींबू पानी पिला देते हैं, और ऐसी चीज खाना पीना पसंद करते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो फिर हमारे प्रशिक्षण में कोई भी व्यक्ति क्यों बैठेंगे, सवाल ये उठता है। लाखों लोग क्यों मानेंगे, क्योंकि हम वहां से बात शुरू करते हैं कि आपके खाद्यान्न कैसे बदले और आपको इससे पैसा कैसे मिलेगा। समृद्धि में दोनों चीज हम बोलते हैं। हम कहते हैं कि आपको अपना लागत कम करना कृषि में, आमदनी बढ़ाना, आमदनी बढ़ाने के तरीकों में आपका खाद्यान्न अच्छा करना, स्वस्थ रहना, और पैसे अतिरिक्त कैसे आ सके, ऐसी टेक्निक पे काम कीजिए। ऐसी टेक्निक से आपको पैसे मिलेंगे, तब वो साथी आज की तारीख में बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे कृषक भाई बहन भी जो सीमांत और लघु कृषक है, उनको पैसे के बारे में बोलना पड़ता है, तभी वो बैठते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, सीखते हैं। जो 50 में से 5 लोग भी सीख जाते हैं, वो जब करते हैं 6-7 महीने बाद उनको रिजल्ट आता है, तो बाकी जो 45 नहीं कर रहे होते हैं, अरे तुमको आ गया रिजल्ट, हाँ जी आ गया, ऐसा आया, हाँ जी बहुत अच्छा है, उनको बुलाओ, फिर से बुलाओ। तो नीतू बहन जी को बुला लो, संदीप भाई को बुला लो, फिर से चलो इसको करके देखते हैं। कहीं कहीं प्रयोग में असफलता हो जाती है, फोन करके पूछ लेते हैं, और गूगल का जमाना है तो बहुत अच्छी बात है, आजकल कई दफे पूछते भी उनको मिल जाती है, क्योंकि दीपक भाई का खुद का कृषि अमृत कृषि का चैनल है, उसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। ये गुहिया विज्ञान बहुत बढ़िया तरीके से। तो अगर आप कल करना चाहेंगे तो कल जो बन्ने भाई सिंह ने बताया, एक अच्छी आदत बनाते हुए पूरा छोटा सा बनाते हैं रघुवंशी जी म्यूट कर लें, रामकृष्ण रघुवंशी जी म्यूट कर लें। तो उसमें क्या होता है कल बता सकते हैं। नर्सरी के बारे में बहुत वृहद चर्चा कर सकते हैं। नर्सरी क्यों अच्छी, क्योंकि अपने यहाँ सिंधुदुर्ग में, रत्नागिरी जिले में, महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा आधा एकड़ की नर्सरियां हैं, बहनों की नर्सरियां हैं। खास तौर से जोर देके बोलूंगा, आधा एकड़ की घर के पिछवाड़े में बहनों की नर्सरियां हैं। आधा एकड़ नर्सरी से साल का 10 लाख से ऊपर हर बहन कमाती है। 1 लाख से ज्यादा नर्सरियां मिला करके साल में दोनों जिले मिला करके नर्सरी की सुपर पावर है भारत की। 1000 करोड़ रुपया 2 जिलों में अतिरिक्त जाता है। आधा एकड़ के खेत में भी पक्का मकान,
एक मारुति कार, बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बच्चियों की अच्छी जगह शादियां हो रही हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा अगर कोई जिले देखने आपको तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिले में जाके देख लीजिए। और आज से नहीं, 40 साल से। और किसने किया? हमारे जो नर्सरी गुरु हैं, जो दीपक भाई जी के और एक साथी जो दाभोलकर जी के शिष्य अरविंद अमृत जी, उन्होंने करके दिखाया। मैं उन्हें कैसे जानता हूँ? वो मेरे लिए पिता समान है। मैं पिछले 20, 15, 17 वर्षों से उनके साथ, अभी आने वाले हैं, अभी मुझे बड़ी खुशी का, हर्ष का विषय, वो आने वाले हैं। अभी 81 वर्ष के हो गए हैं, 81 वर्ष के हो गए, स्वस्थ हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो भी एक विधा है, अपने आप में है। तो विज्ञान ऐसा है कि किसी एक चीज को पढ़ के आप अंदर तक जब जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या होता है। और पैसे नहीं है ऐसा मत मानिएगा कभी भी। आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मंशा से मेहनत कर रहे हैं, तो ईश्वर है ना, ईश्वर आपको देंगे। ईश्वर ही कृषि में देते हैं। कृषि तो ईश्वर का ही रूप है, ये मान के चलिए। क्योंकि हम प्राणी मात्र के साथ ही काम करते हैं, वहां पे पौधे ही प्राणी मात्र है। पौधों में मैं कभी भी पोल्ट्री, डेयरी वेरी ये सब बातें नहीं करूंगा आपके साथ, क्योंकि वो मैंने अपने जीवन में एक दफे करके उससे जो पाप होता है वो कर्म करके देख लिए हैं, करके देखे हैं, इसलिए नहीं करूंगा। ना ही कभी किसी को सुझाव दूंगा कि पोल्ट्री वोल्ट्री कीजिएगा। पशुपालन अगर गौपालन कर रहे हैं, दूध के लिए कर रहे हैं और अच्छी सेवा करते हुए कर रहे हैं, गोबर और गोमूत्र के लिए कर रहे हैं, जरूर करेंगे। लेकिन ये बकरी, भेड़, मुर्गियां, बाद में उनके साथ हिंसा, उसका क्या फल जीवन पे आता है। कभी किसी समय जब हम ऐसे तकनीकी सत्र नहीं कर रहे होंगे और आपको कहना है कि हाँ अब एक सत्र आपकी जीवन की कहानियों पे हो जाए, तो एक सत्र पूरा नहीं पड़ने वाला। इतने प्रयोग करके इतने सारे कर्मों का फल देख चुका हूं, सच्ची बता रहा हूं। नास्तिक से आस्तिक बनना एक जीवन में ये ईश्वरीय कृपा से ही होता है। और कोई, मैं मानता हूं कि ईश्वर की असीम कृपा है, इसलिए 20 साल पहले कभी ना कभी नास्तिक से आस्तिक बना होगा। आज जो हम बातें कर रहे हैं ये आस्तिकता की बातें हैं। हम प्राणी मात्र के साथ काम करते हैं, पौधे मात्र के साथ काम करना यानी प्राणी मात्र के साथ काम करना। वो भी आपके ही बच्चे हैं और तभी वो फल जब देते हैं आपको बाद में, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे हाथों लगाए हुए फलदार वृक्ष मुझे फल क्यों देंगे? क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैंने उनकी सेवा की थी, इसलिए वो भी आज मेरी सेवा कर रहे हैं। ऐसा है जीवन का चक्र, ये ध्यान रखिएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, हंस के कह रहा हूँ, लेकिन मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में। ठीक है, चलिए। जी 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 संदीप भाई, बिल्कुल आपका एक दिन आपकी जीवन यात्रा का सत्र हम रखेंगे और उस दिन आपको ही सुनेंगे। तो कल अगर नर्सरी का करना है तो बता दीजिएगा रंजन, बाद में शाम तक भी कभी फोन करेंगे तो कभी भी हम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी जी, इसे कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें। ठीक है। तो नर्सरी में अच्छे पैसे हैं, बीजों में अच्छे पैसे हैं और खाद बनाने में भी अच्छे पैसे हैं। इनके ऊपर 3 अलग अलग समय में 3 अलग अलग बातें कर सकेंगे, कल करेंगे। अगर आप कहेंगे रंजना बहन, आप कंफर्म कर देंगे, मैं कल सुबह फिर से। जी 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 संदीप भाई, कल हम रखेंगे। जैसे सदन की इच्छा है तो कल परसों 2-3 दिन और रखेंगे। और मुझे लगता है समय हो रहा है, हो चुका है 8:30 बज के। और अभी प्रदीप राज वर्मा जी का हैंड राइज है, तो एक बार उनको बोल लेते हैं। फिर आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आपका स्वागत है और आप आइए और आज की मुख्य अतिथि के बारे में 2 शब्द कह के आप आभार भी करा दीजिएगा। जी ओम सदन को सादर प्रणाम। आज मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, अपनी एक बात बता रहा हूँ। कल मेरे यहाँ पे एक गाय ने बछड़ी दी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि मैं नाना बना हूँ। मेरे परिवार में वो उस गाय को हमने बच्चियों जैसा पाला है बिल्कुल। और उसने भी हमको जो है गोबर, गोमूत्र, दूध और दही से परिपूर्ण किया है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं जैसे नाना बन गया हूँ। तो सदन को मैं मतलब बोलना चाह रहा था। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदीप भाई, और सब लोगों की तरफ से, सदन में सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद उस नए परिवार के सदस्य को, और आप लोगों को, नाना नानी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।